बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अलत खान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो, मज़े की गुजर रही हो। नया साल आमद है उसकी, और आप उम्मीद तौर पे देखते हैं जब नया साल आता है तो मुबारकबादों की अंबार लग जाते हैं, ढेर लग जाता है, और आपका जो फ़ोन है वो ज़रा भी एक लम्हे के लिए सुकून नहीं पाता। लेकिन आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इन मुबारकबाद के पैगामात के साथ कुछ धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल जी, आपको तोहाइफ के ऑफर लिंक्स और खुशियों भरे जो मैसेजेस हैं वो आपको लूटने का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि ये खामोश खतरे के तौर पर इसको अलर्ट किया जा रहा है आवाम को कि कहीं हैकर्स आपका व्हाट्सएप इन मैसेजेस के थ्रू हैक ना कर लें, आपके अकाउंट्स को हैक ना कर लिया जाए। तो जनाब, जो आपकी निजी ज़िंदगी है वो रिस्क पर आ सकती है अगर आप इस तरह के लिंक्स को ओके करते हैं, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खबरदार किया है कि नए साल के मौके पर जो जाली तोहाइफ, मुबारकबाद के तमाम जो मैसेजेस और लिंक्स हैं जो आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होंगे, उनको खोलते वक्त मुहतात रहिए, क्योंकि आपके अजीज़ों को भी शायद नहीं पता होगा कि जो मैसेज आपको वो सेंड कर रहे हैं वो किसी किस्म का कोई स्कैम है। हाँ, उसको ज़्यादा तस्दीक भी नहीं करनी है आपने, लेकिन मोहतात रखना है, अपनी आंखें खुली रखनी है। और ये एक स्कैम का ज़रिया इस न्यू ईयर के ऊपर बहुत ज़ोरों शोर से जारी होगा, और इसकी वार्निंग अगर हुकूमती इदारे की तरफ से जारी की गई है तो इसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत है। तो सारिफ की निजी ज़िंदगी बुरी तरह इससे मुतासर हो सकती है, जिससे हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, हैकर्स एक ऐसे लिंक के ज़रिए स्पाईवेयर मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं और सारिफ को इसकी खबर तक नहीं होती। एक बार स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाए तो फिर हैकर्स आपकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ सकते हैं, आपकी कॉल सुन सकते हैं, तस्वीर और वीडियो लिंक्स तक भी उनकी रसाई हो जाती है। जी हाँ, यहाँ तक कि आपका जो कैमरा है और माइक्रोफोन है वो भी उनके कंट्रोल में आ सकता है। तो बाज़ केसेस में लोकेशन ट्रैकिंग, स्क्रीन शॉट्स लेना भी मुमकिन हो जाता है, जो कि प्राइवेसी के लिए इंतहाई खतरनाक है। तो अगर जो व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो उसके ज़रिए सार्फिन को जो दो सिक्योरिटी पासवर्ड लगाते हैं अपने व्हाट्सएप को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, उसमें सार्फिन के लिए ये दावा तो करती है कंपनी के आपका जो डाटा है वो हैक नहीं हो सकता या आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। लेकिन माहिरीन ये वाज़े कर रहे हैं कि जब मोबाइल फ़ोन पर स्पाईवेयर मौजूद हो तो ये तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर पड़ जाता है। आप डबल पासवर्ड लगाएं अपने व्हाट्सएप को, या फिर कोई भी आप कारनामा उसके अंदर आपने किया हुआ है, लेकिन आपने जो लिंक कर दिया है उस लिंक के बाद आप जो है ना तमाम अपनी इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से मशकूक SMS अगर आपको मौसूल होता है, इस तरह की कोई ईमेल या गैर सरकारी व्हाट्सएप वर्जन इस्तेमाल करना जो जेल ब्रेक वाले मोबाइल होते हैं या CPID के मोबाइल होते हैं, ऐसे ख़तरात को कई गुना ये बढ़ा देता है। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरियों को सख्ती से इंतबाह जारी किया है, हिदायत जारी की है। तो मोहतात रहिए, अपना और अपने प्यारों का जो सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी है, वो ब्रीच होने से आप बच सकते हैं अगर थोड़ी सी एहतियात करते हैं। आते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ नाज़रीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की, जिस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है, और जो तादाद है फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान में वो 23 लाख तक पहुँच गई है। लेकिन इसके बावजूद फ्रीलांसर्स परेशान क्यों हैं? क्या परेशानी है उनकी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, और हुकूमत उसके लिए क्या कर सकती है? उन्हें सिक्योर करने के लिए $1 बिलियन सालाना का पोटेंशियल है इस मार्केट में, और इस शोबे में अपने तई ये फ्रीलांसर्स क्या कुछ कर रहे हैं। हुकूमती ताउन अगर मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि समंदर पार पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत मिल गई है। पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जदीद फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात करेंगे लाहौर में गूंजेंगी बो काटा की सदाएं। जी हाँ, 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, लगभग 2 दहाइयों के बाद, और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको पता भी नहीं, वो वाकिफ़ भी नहीं है कि बसंत होती क्या है। तो इस बार उन्हें पता लगेगा कि बसंत होती क्या है। लेकिन SOPs क्या होंगे, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुतालबात क्या हैं, इंतज़ामात कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन कैसी होगी, इस सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद बात करेंगे कि क्या गिरते बालों को PRP से रोका जा सकता है, बालों के गिरने के लिए PRP कितना फ़ायदेमंद है, PRP के अलावा और कौन से तरीका इलाज हो सकते हैं जिससे गिरते हुए बालों को रोका जा सकता है या उनको स्ट्रेंथन बनाया जा सकता है। इस पर भी माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी राय लेंगे।
और आखिर में बात होगी ऑटिज्म की, एक खतरनाक डिसऑर्डर। ऑटिज्म सिर्फ एक बच्चे की मुश्किल ही नहीं होता बल्कि पूरे घर की ज़िंदगी को बदल देता है। ऑटिज्म किन वजूहात की बिना पर होता है, इससे किस तरह से बच्चे को दोबारा से सेहतयाब किया जा सकता है, क्या थेरेपीज़ हैं, क्या हुकूमत कर रही है, क्या इंडिविजुअली पेरेंट्स को करना चाहिए, इस पर तफसील से माहिरीन की राय शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फ्रीलांसर्स की। एक हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा ज़रिया, और वो तमाम यूथ जो हमारा मुस्तकबिल है वो अपने तय कोशिश कर रही है, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए इस पर तो बात होती है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलात जूं की तूं हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के मैदान में दुनिया की सरफहरिस्त ममालिक में शुमार होता है और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग का मुल्क बन चुका है, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है, एक इनिशिएटिव है फ्रीलांसर्स की तरफ से। जी हाँ, और फ्रीलांसर्स की तादाद 23 लाख से तजावुज़ कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो माहिरीन ये बताते हैं कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं सालाना $1 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि फ्रीलांसर्स कम्युनिटी शदीद मुश्किलात का शिकार है। बैनुल अक़वामी अदायगियों की मुंतकिली हो, कम रेट्स हों, पॉलिसीज़ का फुकदान है, बैंकिंग निज़ाम बहुत पेचीदा है। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुफ़ैल अहमद खान साहब, एजाज़ी सदर हैं ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन के। वेलकम टू शो कहेंगे आपको तुफ़ैल अहमद साहब। आप ही से जानेंगे कि किन मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं फ्रीलांसर्स की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है और ये खुद कफील हैं, अपना बोझ भी खुद उठाते हैं, अपने कुंबे का बोझ भी खुद उठाते हैं और मईशत के अंदर भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, एक सहारा दे रहे हैं बहरहाल। लेकिन मुश्किलात इनको कौन कौन सी हैं? जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान में इस वक्त जो 23 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, उनको अभी जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पैसे लेकर आना। पाकिस्तान में जब वो पैसे लेकर आते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे डिडक्शंस होती हैं। जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है अपवर्क, वहाँ से $1 में कमाते हैं तो अपवर्क से डायरेक्टली एक इदारा है, या डायरेक्टली बैंक अकाउंट है, या डायरेक्टली पेयोनियर एक इदारा है जो एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है अपनी पाकिस्तान के अंदर, और वो एक पेमेंट कंपनी सिर्फ एक है जिसमें वो पैसे फिर वो गिराता है, या वो किसी डायरेक्टली कोई और तरीका निकालता है पैसे गिराने का, और उसमें डिडक्शंस होती हैं ठीक ठाक। पहले वो प्लेटफॉर्म काटता है पैसे, फिर वो इदारा काटता है जिसमें वॉलेट में उसने पैसे गिराए, फिर उस वॉलेट से वो अपने किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में, मतलब वो बैंक अकाउंट में डालता है, फिर उसमें कन्वर्जन रेट होता है। ठीक है। अगर उसका $US अकाउंट नहीं है सेम, तो कन्वर्जन रेट होगा। कल को जैसे ही वो PKR में ATM से पैसे निकालेगा उसमें भी पैसे कटेंगे। तो हर एक जगह पे एक फ्रीलांसर जो है पैसे डिडक्शंस करवाते उसकी इनकम जो है ना इतनी सी बच जाती है। तो फैल साहब, ये हुकूमत को भी तो इससे फ़ायदा हो रहा है, जो ज़र मुबादला आ रहा है, जो डॉलर या दीगर जो करेंसीज हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, इसमें तो हुकूमत का भी एक बड़ा फ़ायदा है। तो वो फ्रीलांसर्स जो अपने तय ये सारी एफर्ट कर रहे हैं और ज़र मुबादला पाकिस्तान ला रहे हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान ला रहे हैं, उन्हें तो फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ये अदम तवज्जुही है या फिर नाअहली है, ये हो क्या रहा है आखिर? इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों पैदा कर दी गई है पैसे लेने के मामले में? अच्छा देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं की है असल में फ्रीलांसर्स को, क्योंकि मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ, मैंने इतने सालों फ्रीलांसर खुद की है और मैं एसोसिएशन का भी सदर रहा हूँ। तो इस वक्त IT मिनिस्टर से मेरी खुद डायरेक्टली बिल्कुल कॉन्वर्सेशन होती रहती है, हमारी स्टेट बैंक के भी डिप्टी गवर्नर से बात होती रहती है। तो ये सब उस पर काम कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में पेपैल नहीं है। अब जब पेपैल पूरी दुनिया में फ्रीलांसर्स को चाहिए होता है, पाकिस्तान में नहीं, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गलती नहीं है। जहां तक कन्वर्सेशन हुई है, पेपैल खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रहा। तो मैंने कुछ और नाम भी दिए हैं IT मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ IT को, स्टेट बैंक को, कि आप इन नामों पे गौर करें कि अगर पेपैल नहीं आ रहा तो पाकिस्तान में दुनिया की और भी बड़ी कंपनीज हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, स्ट्राइप है, वाइस है, और बहुत सारी व्यू है, एनसेव है। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि इस वक्त फ्रीलांसर्स को पूरी दुनिया में सर्व कर रही हैं। वो पाकिस्तान शायद आ जाए, उनकी किसी बैंक से इंटीग्रेशन हो जाए। तो अभी इस पे बिल्कुल वो लोग काम कर रहे हैं। चैलेंजेस अभी इस वक्त पेमेंट के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेयोनियर के अलावा कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो बैंक के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है।
और पेनियर अपने पैसे डिडक्ट करता है, वहां से प्लेटफॉर्म अपने पैसे डिडक्ट करता है, फिर कन्वर्जन रेट अलग लगता है, फिर किसी बैंक से पैसे निकालो अलग पैसे कटते हैं। जी हाँ। तो ये अच्छा, जो तो पहले में ये फ्रीलांसर्स को तो समझ समझने में आ वाले गया लोग कि हैं वही अगर कोलैबोरेशन किया जाता है, जो बैनुल-अक़वामी जो ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, या फिर बैनुल-अक़वामी कुछ बैंक्स अगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पाकिस्तान को में लाया जाता है उनको, तो डेफिनेटली फ्रीलांसर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो रेट्स भी कम मिलते हैं फ्रीलांसर्स को। ओवरऑल मार्केट का जो रेट चल रहा होता है, जो आलमी मार्केट है, उसके रेट से कम रेट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को मिलता है। उसकी क्या वजूहात है? क्या हमारा कंटेंट उस तरह का नहीं है, या हमारा काम उस नौइयत का नहीं है, या उस म्यार का नहीं है? क्यों आखिर हमें रेट्स क्यों कम मिलते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है कि $44, $37 पर आवर भी मिलता है, $50, $100, $150। और मैंने खुद भी इस पे काम बहुत किया। जब मैं पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन पढ़ाया करता था तो हमारी कोचिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने सालों जो है ना कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही फोकस किया है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए, और अब आपको पता है एआई ऑटोमेशन आने के बाद या तो उन्होंने सीखा नहीं या तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बट एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, अगर इन चीज़ों पे शिफ्ट किया जाए तो आपका रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप एआई का इस्तेमाल करें, जो लोग कहते हैं ना कि एआई ने आपको रिप्लेस कर दिया, एआई इंसान नहीं बनाया है। अगर आप अपनी फील्ड के मुताबिक एआई को सीखेंगे तो आपके पैसे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और ये अभी मेरे ख्याल में आगाज़ में एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है काम पकड़ने के लिए। आपको अगर थोड़ा सा रेट घटाना भी पड़ता है अपनी एक ताल्लुक बिल्ड करने के लिए, अपना काम बताने के लिए, उसकी अहमियत बताने के लिए, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आगे जाके उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन जो पेपैल की आप बात कर रहे हैं, अभी तक उनके पाकिस्तान में ना आने की वजह क्या है? क्या कंडीशंस हैं, क्या मसाइल, क्या रुकावटें हैं, और हुकूमत से आपका मुतालबा क्या है? क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ पेपैल के अलावा जो होना चाहिए, ताकि जो एक ये पूरा मैकेनिज्म है उसको साजगार बनाया जाए, आसान बनाया जाए? देखिए पेपैल की जो कॉन्वर्सेशन है वो हुकूमत ने अभी भी ख़त्म नहीं की है, चाहे वो स्टेट बैंक हो या आईटी मिनिस्ट्री हो। मतलब वो उनका डिसीजन था उस कंपनी का कि वो कंपनी को बहुत सी दफ़ा कांटेक्ट किया गया, यहाँ से नहीं है। बट स्टिल अभी भी हमने कोई रास्ता बताया है कि जी हमें किसी तरह से अभी भी पेपैल से बात करनी चाहिए, और अभी भी कॉन्वर्सेशन जारी है और हुकूमत उस पर काम कर रही है। अभी हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तान में हर वो बड़ी पेमेंट कंपनी जो कि पूरी दुनिया के फ्रीलांसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में फ्रीलांसर बैठा हुआ इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो यूएई में, यूके में, फिलीपींस में, हमें वो सारी पेमेंट कंपनी पाकिस्तान में भी चाहिए कि पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस हो, पाकिस्तान में बैंक्स उनके साथ इंटीग्रेटेड हो। फिर पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, डिजिटल रिटेल बैंक। जो पाकिस्तान में डिजिटल बैंक के 5 लाइसेंस दिए गए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द लॉन्च हो, क्योंकि हमें उससे बहुत उम्मीद है। मेरी बात भी हुई है कुछ बैंक के प्रेसिडेंट से कि वो नया जो बैंक लॉन्च हो रहा है वो है ही फ्रीलांसर्स के लिए, रिमोट वर्कर्स के लिए, क्योंकि उसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, वो फुली डिजिटल होगा, ऐप से चलेगा, जिसमें मशरिक बैंक है, हुगो बैंक है, रकमी बैंक है। तो ये सारे बैंक्स हम देखना चाहते हैं कि ये कितनी फैसिलिटी एक फ्रीलांसर को देते हैं। और मेरी इनसे भी बात हुई है कुछ इंटीग्रेशंस के, बाहर के ममालिक से, कुछ फिनटेक से ये इंटीग्रेशन करें ताकि हमारे फ्रीलांसर्स को फायदा हो। बहुत शुक्रिया जी तौफील अहमद खान साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त तक आपकी तमाम जो डिमांड्स हैं वो पहुंच चुकी होंगी जो आप चाहते हैं हुकूमत वक्त से। और शिजा फातिमा साहिबा क्योंकि आईटी मिनिस्टर भी हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर इसकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की, और उन लोगों की जो कि खुद कफील हैं, जो अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, अपने पूरे कुंबे को भी संभाले हुए हैं और मईशत के अंदर भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत अब बनते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए मददगार हाथ बनिए और पोटेंशियल बहुत है। 1 अरब $1 बिलियन का पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, और इसको आसान बनाइए। इसको वन विंडो ऑपरेशन के जरिए, खासतौर पे जो पेमेंट की रिसीविंग का मामला है, भाई पेमेंट जाने का मसला होना समझ में आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट आने के तरीके को तो कम से कम आसान बनाइए, ताकि इन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय वो अपने काम पे फोकस करें और मुल्की ज़र मुबादला में अहम किरदार अदा करें। तो अब बात हो जाए हमारे हम वतनों की, जो वतन से दूर होते हैं, वतन की मोहब्बत में उनका दिल तो मचलता है, लेकिन वो पाकिस्तान
आ ना भी सकें तो अपने प्यारों के लिए तो वो जो रेमिटेंसेस हैं वो भेजते हैं और 38 अरब से ज़ायद की जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान पहुंचती हैं। लेकिन मसाइल बहुत से हैं, चैलेंजेस बहुत से हैं और उसकी शिकायत भी हम देखते रहे हैं। लेकिन अब बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे तो विफाक के लेवल पे भी हो रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए इसको आसान किया है तमाम समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए। जी हाँ, अब समंदर पार पाकिस्तानी ना सिर्फ मुल्क का कीमती असासा हैं बल्कि उन्हें कौमी मईशत की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की भी हैसियत हासिल है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के तखमीनों के मुताबिक, जिस तरह से जुनैद भी बता रहे हैं, 2025 तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है और उसमें से जो 47 लाख हैं वो पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में आबाद हैं। अब जो कमीशन बनाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसके अंदर वन विंडो ऑपरेशन, जिस तरह से जुनैद भी बता रहे थे कि हो रहा है, किन किन मामलात को एड्रेस किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कभी जायदादों पर कब्जा हो जाता है, कभी किसी को अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट लेना है, लेन देन के मामलात हैं, कानूनी तनाज़ात हैं। तो उन सब से निमटने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए किस तरह से अपने मसाइल का हल ले सकते हैं, इसके लिए हुकूमत पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जदीद फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो कायम कर दिया है। तो हमारे साथ समन राय साहिबा मौजूद हैं, कमिश्नर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की। वेलकम टू शो कहेंगे आपको समन राय साहिबा। आप इसे जानेंगे कि कौन कौन से मामलात हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा इस कमीशन के अंदर, और क्या अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं आता तो वो अपने तमाम मामलात बाहर बैठे भी हल करवा सकता है अब इस कमीशन के थ्रू? ये बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो आपने बहुत अच्छा बताया कि उनको बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, नो मैटर दे आर सेटल्ड अब्रॉड, लेकिन पाकिस्तान से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और उनको डेली बेसिस पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। दैट्स वाई कमीशन इज़ ऑपरेशनल और इसमें हमारे पास तकरीबन हर सोल्यूशन मौजूद है। जैसे अभी आपने बताया कि जायदादों पे कब्जे हो जाते हैं, बहुत सारे पुलिस मैटर्स हैं, फिर बहुत सारे इसके अलावा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं इश्यूज़, और पूरे पंजाब में तमाम जो अजला हैं, क्योंकि ये एक ही कमीशन है जो कि तमाम अजला को डील कर रहा होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको जल्द से जल्द फैसिलिटेट करें। एंड नाउ वी हैव फाउंड द राइट सोल्यूशन कि डिजिटल बेस्ड प्लेटफॉर्म अब हमने क्रिएट किए हैं ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में वो एक्सेस कर सकें। अच्छा समन साहब, तरीक़ाकार क्या है, रिस्पांस टाइम क्या है, और सिर्फ ये पंजाब में ही इस तरह की फैसिलिटेशन फराहम की जा रही है या पूरे पाकिस्तान में भी है? ये थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों को आप आगाह कर सकें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है ये तो पंजाब की हद तक है, लेकिन मुझे वैसे पता है क्योंकि फेडरल लेवल पे बहुत सारे इदारे हैं, क्योंकि अब ये तकरीबन फेडरल प्रोविंशियल हर गवर्नमेंट सेंसिटाइज्ड है, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन क्रिएट की जा रही है। रिस्पांस टाइम्स, तरीक़ाकार? जी, जो हमारा कमीशन है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, इसका रिस्पांस टाइम समटाइम्स विद इन मोमेंट्स, लेकिन ज़ाहिर है इशू की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको रिपोर्ट करना बहुत आसान है, एक पोर्टल है, उस पर आप आएँ, उर्दू में करना चाहते हैं, इंग्लिश में, एनी एविडेंस दैट यू विश टू अटैच, एनी कमेंट दैट यू विश। पोर्टल अगर आप तो पोर्टल हमारा है, गूगल करें, बहुत इजीली वन कैन फाइंड, एंड इसमें द फर्स्ट आई थिंक सर्च गूगल पे आप करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, तो यू कैन फाइंड आवर पोर्टल, और उसमें बहुत आसानी से आप अपनी कंप्लेंट, इश्यूज़, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स उनको नरेट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन इफ़ दे आर अवे, आई थिंक इवन मोर देन अ पाकिस्तानी, हम उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पोर्टल पे होती हैं। एनी अथॉरिटी जो उसमें इन्वॉल्व है, जो लिख रही है कमेंट्स, उसको वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद पढ़ सकते हैं। इफ़ दे डोंट एग्री और डिसएग्री, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा समन साहब, होता ही है कि जो पाकिस्तानी भी इवन अपना कोई तनाज़ा लेकर चले जाते हैं या फिर कोई ज़मीन के मामलात हैं, जायदाद के मामलात हैं, और उनके ऊपर कोई कब्ज़ा हो गया ना, तो साल लग जाते हैं, और फिर उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने में कि कागजात जाली हैं, किसके पास जाली हैं, किसके पास असली हैं, एक लंबा अरसा दरकार होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर पासपोर्ट या ID कार्ड का कोई मसला आ गया तो भी आपको वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं, डिफरेंट किस्म की आपकी जो थंब इम्प्रेशंस हैं वो वहाँ पर लगते हैं, आप खुद फिजिकली वहाँ पर जाते हैं। तो जो बाहर बैठा हुआ बंदा है, क्या उसका पाकिस्तान आना भी ज़रूरी होगा कि 1 टाइम ही आना पड़े, 2 टाइम आना पड़े, या फिर बिना आए उनके ये तमाम मामलात वहीं पर बैठे हुए हल हो सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि वो मुल्क में नहीं रह रहे होते, दे आर अवे, लेकिन इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर जो अभी फैसिलिटेशन सेंटर जिसका हमने जिक्र किया उसको क्रिएट किया गया, और एक ही छत के नीचे एक पुलिस खिदमत मरकज़ है, फिर नादरा की रिलेटेड तमाम सहूलियात वहाँ पे मैसर है। PLRA जो रेवेन्यू अथॉरिटी है जिससे आप फर्द निकलवा सकते हैं, उसमें विद इन सेकेंड्स वो सारी चीज़ें आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप वॉक इन कर सकते हैं, आप अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप दूर बैठ के खिदमात तक रसाई चाहते हैं, सो दैट इज़ आवर फ्यूचर इनिशिएटिव कि हम एक डिजिटल कनेक्ट कायम करें कि अगर आप वहाँ बैठ के यूटिलिटी बिल्स भी पे करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दीगर
जितनी भी इस वक्त आपको पता है माशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, तो उन तमाम तक हम उनको एक्सेस देंगे। ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। बट राइट नाउ जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो ऑपरेशनल है, बहुत ही की पॉइंट पे लोकेटेड है, उसमें वॉक इन ज़रूरी नहीं है, अगर आप दूर बैठ के भी उसको यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़। अच्छा, तो ये कि समन साहब इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? क्या ऐसे मसाइल थे? क्या गवर्नमेंट के पास केसेस किस तरह के आ रहे थे, शिकायत किस तरह की आ रही थी कि इस तरह के इदारे की ज़रूरत पड़ी? कितने साल हो गए, ये भी अगर आप हमारे नाज़रीन को बता दें इस ऑपरेशन, इस फैसिलिटेशन सेंटर को काम करते हुए। ज़्यादा जो मसाइल आ रहे हैं, ज़्यादा जो शिकायत आ रही हैं, वो किस शोबे में, किस इशू को लेकर आ रही है? इट्स बिन अराउंड 11 years के कमीशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इट इज़ कनेक्टेड विद ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, ऑल द पुलिस रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ और ऑफिसर्स हैं, उन सब के साथ हमारा कनेक्शन रहता है। और डिपेंड करता है किसी भी केस की कॉम्प्लेक्सिटी पे कि अगर आपको नैब या एंटी करप्शन या इस तरह के इदारों के भी ताउन चाहिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन रेंडर करते हैं। 11 सालों में एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है कमीशन ने। इट हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेसी, मतलब ओवरसीज़ के मसाइल सिर्फ नहीं है बल्कि और भी बहुत मुतालबात होते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से दे कैन वॉइस देयर कंसर्न्स। और डेली मेरे ऑफिस में बहुत एक ऐसी ट्रैफिक रहती है कि जिसमें बहुत कंप्लीट। एवरेज क्या है, एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं और जो उसका हल करने की रेशो है वो भी ज़रा बता दें। जी जी, उनको हल करने की रेशो। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जैसे लोगों को ज़्यादा पता चलता है कमीशन का और पोर्टल का, देन वी गेट लोड्स एंड लोड्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड ग्रीवेंसेस जो कि हमें रिपोर्ट हो रही होती हैं, बल्कि डेली बुनियादों पे रिपोर्ट हो रही होती हैं, फ्रेश भी आ रही होती हैं। लेकिन जो रेजोल्यूशन का आप कह लें कि रेट अगर पूछे तो आई वुड से कि अराउंड 85% तो हमारे पास ऐसे जो हमने रिजॉल्व कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन जब से हमारी खसूसी अदालतों का क़याम हुआ है और आपने बहुत सुना होगा ओवरसीज़ के ऊपर बहुत बात होती है, तो उससे हमें बड़ी हेल्प मिली है कि हम काफ़ी एक्सपीडाइट कर चुके हैं। अच्छा समन साहब, अब कुछ टाइम पहले ये बात भी चल रही थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनकी पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म कर दी जाएगी, तो इस हवाले से भी आपके पास कोई नॉलेज है, आपके नॉलेज में है कि ये भी होने जा रहा है? और अगर इस तरह से होता है तो फिर अगर वो नेशनल ही नहीं रहेंगे पाकिस्तान के, तो उनकी प्रॉपर्टीज़, जायदाद के मामलात या उनसे रिलेटेड फिर जो मामलात होंगे वो किस तरह से हल होंगे? इसका मैं ये रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ एज ऑफ नाउ कि उनको बहुत इज़्ज़त और उससे हम देख रहे होते हैं हर वक्त, बिकॉज जैसे आपने शुरू में कहा कि 38 बिलियन डॉलर्स के अराउंड तरसीलात है, और ये मुल्क कोई भी हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसमें ओवरसीज़ बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रखते हैं। एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन थ्रू दिस प्रेजेंस, और मेरे ख्याल में फ्यूचर में वी विल बी एक्सटेंडिंग मोर एंड मोर कोऑपरेशन। अच्छा, अभी तक आपके कमीशन के अंदर किसी की नेशनलिटी कैंसिल की गई हो, पाकिस्तान की नेशनलिटी उसकी कैंसिल की गई हो या फिर उसको दी गई हो दोबारा से, या फिर उन्होंने अपने मामलात थ्रू आपके पोर्टल हल करवाए हों, कोई ऐसा वाक़या जो कि इस तरह का सीन आपके साथ पेश आया हो, वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए कि हमें पता चल सके। जो कमीशन का काम है वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो पाकिस्तान के अंदर पेश आने वाले मसाइल, बट उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो जिसको हम डेली बुनियादों पे हल कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, और इसके अलावा उनके हाउस होल्ड्स यहाँ पे बेस्ड हैं। तो कमीशन का ज़्यादातर जो काम का फोकस है वो उनके जो इंटरनल मसाइल है जो उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इस पूरे पंजाब के प्रोविंस में जो पेश आते हैं उनके रेजोल्यूशन पर है। ठीक है। अच्छा समन साहब, अमूमी तौर पे हमने पाकिस्तान के हर महकमे में देखा है कि फेवरेटिज्म चलता है, सिफारिश चलती है, किसी ऊपर से फ़ोन आ गया तो वो काम जो महीनों में होना है वो दिनों में या घंटों में हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर शफाफियत होगी, फेवरेटिज्म नहीं होगा, हर चीज़ बर वक्त होगी, इसको यकीनी बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार है और दूसरे सूबों के लिए फिर मैसेज क्या है कि इसमें ऐसा क्या है इस फैसिलिटेशन सेंटर में जो दूसरे सूबों को भी सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म और क्या होगा कि आप अगर खुद कंप्लेनेंट हैं तो आप लम्हा ब लम्हा अपनी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और आप दूर बैठ के भी उसमें एविडेंस भी दे सकते हैं। अब हमारी प्रोसीडिंग्स ऐसी हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें आप जितना आर्टिकुलेट करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो उसके अलावा हम खुली कचहरी करते हैं हर महीने। और मेरे तक पहुंचने के लिए जैसे ऑनलाइन होती है खुली कचहरी में, किस तरह से आप जी बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि लोग जहाँ पे भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के, जब हम अपना सर्वे देखते हैं तो तकरीबन इस ग्लोब को मुझे तो लगता है कि विलेज की तरह बन चुकी है। सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू एक्सेस, नो मैटर दे आर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। नेचुरली 10 मिलियन से ज़्यादा में मोस्टली मेजॉरिटी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में है, यूके में है, लेकिन पाकिस्तानीज़ आर मेकिंग अ मार्क एवरीवेयर।
ज़बरदस्त। अच्छा, वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं इस कमीशन के थ्रू? अगर कोई बाहर बैठे हुए अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहता है या अपनी जायदाद के लीगल होने का उसके पास प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन कोई कब्ज़ा माफिया उस पर कब्ज़ा कर चुका है, तो ये तो हल होने वाले मामला नहीं होते, वो भी पेपर्स बनवा के बैठे होते हैं, और जो असल मालिक होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं पाकिस्तान से, उनके पास भी पेपर्स मौजूद होते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन, तस्दीक वगैरह जो सब कुछ मामलात हैं वो किस तरह से होते हैं अगर एक आम शहरी आपके बिल्कुल साथ सही, बहुत वैलिड आपका एक कंसर्न है। लेकिन इसीलिए कमीशन को इस्टेब्लिश भी किया गया, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मद्देनज़र रख के। और आई थिंक बहुत फेयर चांस होता है, पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, एवरी पार्टी इज़ इन्वाइटेड, और उसके बाद जाके डिसीजन होता है, और नॉट वंस, इफ़ इट रिक्वायर्स मोर देन 1 हियरिंग्स और प्रोसीडिंग्स कितनी लंबी भी चले, तो वी आर ऑलवेज देयर टू फैसिलिटेट पीपल। और मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त डेडिकेटेड ऑफिसर्स की टीम काम करती है जो कि अपने शोबे में माहिर हैं, पुलिस मैटर्स में, रेवेन्यू के मैटर्स में, और इसके अलावा जो जनरल फैसिलिटेशन है उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने पोस्ट किए हुए हैं। तो वी आर वर्किंग देयर 24/7, ऑल सिस्टम्स आर ऑन। और कहीं हाई कोर्ट उसको चैलेंज कर दे कमीशन के फैसले को, फिर क्या करते हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ओवरसीज़ के मैटर्स में अभी तक की डेट में, रादर आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द कोऑपरेशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑल द अदर कोर्ट्स, क्योंकि उसको बहुत एक्सपीडाइट किया जाता है, और अभी खसूसी अदालतों का क़याम मुमकिन बनाया गया, और उसमें एक टाइम भी फिक्स किया गया है कि उसमें 90 दिन के लगभग उन्होंने केसेस को डिसाइड भी करना है। और इसको लेकिन उसके ऊपर भी स्टे हो गया ना, मामला ये है कि उन दैट्स अनदर कोर्ट्स के ऊपर भी स्टे हो गया। तो अब यही मैं जानना चाह रही हूँ कि जो कमीशन फैसला करेगी क्या उसको कोर्ट्स मानेंगी जो और चैलेंज हो जाएगा? फिर मुश्किलात तो वही रहेंगी अगर नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए आपको जान के ये भी खुशी होगी, देयर इज़ अनदर लेजिस्लेशन विच इज़ ऑलरेडी इन वोग इन प्रैक्टिस, और वो अब तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रही है, और रेट्स इतनी तेज़ी से लग रही हैं अब तो, बल्कि ओवरसीज हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है समन साहब। अच्छा, बे फॉर्म बनाने के बड़े मसाइल होते हैं। अगर फ़र्ज़ किया किसी पेरेंट्स में से फादर को या मदर को, ख़ासतौर पे फादर को, अगर कुछ महीने पहले बच्चे की पैदाइश से जाना पड़ गया आउट ऑफ कंट्री और उसका बे फॉर्म बनाना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? ओवरसीज़ कमीशन को हेल्प आउट करता है इस मामले में? ओवरसीज़ कमीशन के फैसिलिटेशन सेंटर में पूरा नादरा का डेस्क अवेलेबल है, और नादरा का डेस्क का मतलब कि जितनी भी सर्विसेज नादरा फराहम करता है वो अवेलेबल है। फादर की मौजूदगी के बगैर बे फॉर्म बन जाएगा? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन, बट वी आर देयर टू फैसिलिटेट पीपल। और अभी तक जितने भी लोग वॉक इन करके आए हैं या उन्होंने अप्लाई किया है उनको फैसिलिटेट किया गया है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया समन राय साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया, इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आइंदा भी इसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उन पर बात होनी चाहिए थी, उनका हल वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में हमें नज़र आना चाहिए था, और वो हम अब देख रहे हैं कि जिस तरह से कमीशन कायम कर दिया गया है, तो जो तमाम ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही कमीशन के थ्रू तमाम मसाइल हल कर अंडर वन रूफ हो रहा है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको पूरी तरह से बैक करते हैं। इसमें मजीद वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी चाहिए। जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उन्हें भी सुना जाना चाहिए, और अभी जो इसमें कमी है या अभी जो इसमें और कुछ होना चाहिए उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, और दीगर सूबों को भी यकीनी तौर पे अच्छे काम की तकलीद करनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। इसमें पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ भूख आता। लाहौर में एक तवील वक्फे के बाद बसंत की बाकायदा और मशरूत इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बसंत सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को ज़िला लाहौर की हदूद में मनाई जाएगी, जबकि जो पतंगबाजी के सख्त हिफाजती इकदाम हैं, शराइत हैं, वो रख दी गई हैं। और इस मशरूत इजाज़त को हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी बहुत सारे अभी इंसानी नुकसान जो वो भी हो रहे हैं, हादसात भी साथ साथ हो रहे हैं। गो के इंतज़ामिया की जानिब से मेक श्योर किया जा रहा है कि कहीं पर केमिकल या कहीं पर जो शीशा वाली डोर होती है वो ना बनाई जाए, धाती डोर ना बनाई जाए, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ शरपसंद अनासर हैं जो कि माहौल के अंदर इस वक्त मुतहरक हो चुके हैं, सोसाइटी के अंदर मुतहरक हो चुके हैं, और वो भी अपना काम पूरी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान भी, और हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर भी होंगे, और साथ में हमारे साथ होंगे शेख शकील अहमद साहब जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो शेख साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 2 दहाइयों के बाद फाइनली जो बसंत मनाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन आगाज़ हम शबीर से करेंगे। शबीर, क्या शराइत हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह इशार भी इशारा करें जिस तरफ, कि 2-3 रोज़ पहले भी एक हादसा हो गया है, तो किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा इन शराइत पर अमल दरामद को? अलीम भाई, सबसे पहले तो ये है कि अभी तक इजाज़त नहीं मिली कि पतंग को आप उड़ा सकते हैं। पतंग को उड़ाने की इजाज़त जो है वो 6, 7 और 8 को होगी, 3 दिन है।
और पतंग फ़रोख्त करने का जो अमल है वो भी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा। अभी पतंग फ़रोख्त करने का भी जो है उसके ऊपर भी पाबंदी है कि आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, मगर अभी जो इजाज़त मिली है, जो आज से इजाज़त है, वो है सिर्फ बनाने वालों के लिए कि जो सामान ख़रीद कर रॉ मटेरियल लाएँ और अपनी डोर बनाएँ, पतंग बनाएँ और गुड्डा बनाएँ। जो चीज़ें जो एक SOPs बना दिए गए हैं कि गुड्डा जो है वो 1.5 तवा से बड़ा नहीं होगा, पतंग 40 इंच से बड़ी नहीं होगी, और इसी तरह जो डोर है वो दाती और ये नैलून वगैरह इसके ऊपर ये इस्तेमाल नहीं होगा, शीशा कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए एक SOPs बना दिए गए हैं कि कच्चा शीशा होगा, लेवी होगी और उसके साथ आटा होगा और ये धागा, इसकी डोर बनेगी। इसके अलावा कोई दूसरी डोर नहीं होगी और चरखी जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, पिन्ना इस्तेमाल होगा। ये तमाम SOPs बनाए गए हैं जिसके तहत कि ये 6 और 7 और 8 को जितने भी लाहौरी हैं ये उसके ऊपर बसंत मना सकते हैं। अब उसके साथ साथ SOPs ये भी बनाए गए हैं कि जी मोटरसाइकिल सवार जो है वो बगैर एंटीना के मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा उन 3 दिनों में। 3 दिनों में 3 दिनों में भी अभी से सिलसिला तो शुरू हो, अभी से हो गया, कंपेन भी स्टार्ट हो गई है। और कंपेन के साथ साथ अभी भी आगाही दी जा रही है कि आप एंटीना लगाएं। एटलीस्ट जैसे ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, कल जैसे पिछले 2 दिन पहले लाहौर में ये टाउनशिप के इलाके में एक वाक़या पेश आया था और वो रजिस्टर्ड हुआ, बाद में उसका बयान आ गया नहीं जी मैंने खुद उसको अपना वो लगाया है। अब जो हॉस्पिटल से आया था वो यही था कि धागा लगा हुआ है, धागे। और इसी तरह कसूर में एक बच्ची का वाक़या पेश आया कि वो साइकिल चला रही थी मोहल्ले में, और अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्ची जो साइकिल चला रही है या जो भी कर रही है, उस बच्ची को इतना ज़्यादा ज़ख्म आया कि आपने देखा होगा कि कितना बड़ा फेस कटा हुआ है उसका। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है कि वो बच्ची अपनी इस वक्त बेचारी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश बिल्कुल ऐसी है और इसी को इंश्योर करना, इसी को इंश्योर करना ये एक बहुत बड़ा। शबीर आपकी तरफ आते वापस पहले इनकी तरफ भी आ जाएं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। शेख साहब, क्योंकि इस वक्त आपकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो ना, हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि ये इवेंट जो है बहाल हो और एक बार फिर से फेस्टिविटी क्रिएट होने जा रही है, बनने जा रही है, जो कि बसंत हमने अपने बचपन में कहीं देखी है, अब हमारे बच्चे अपने बचपन में देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहुत सारे शरपसंद अनासर हैं जो कि जिस तरह से शबीर भी हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं, डोरें जो केमिकल धाती डोरें पड़ी हुई हैं उनके पास वो भी निकाली जा रही हैं। आपको क्या SOPs दी गई हैं और उसके मुताबिक आप क्या मुतमईन हैं? आपको तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि जी डोर के साथ क्या होना चाहिए या पतंग कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी की गई हैं, आप उनसे एग्री करते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी कि उन्होंने अपने शो में बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी SOPs इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमने किए हैं वो हमारी तरफ से ही सजेशनें गई थी। ओके। और हमने ही उनको कहा है कि आप छोटी पतंग छोटे गुड्डे से ये काम शुरू करें। सबसे बड़ा मसला पतंग और गुड्डे का नहीं है, सबसे बड़ा मसला है डोर का। डोर जो थी, आज से आप 2000 पहले में चले जाएं, डोर बहुत बारीक डोर हुआ करती थी। आपका गुड्डा अगर कटता भी था तो डोर बाद में नीचे आती थी, पहले गुड्डा नीचे आता था। इस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो करती थी, डोर टूट जाती थी, यानी कि अगर कहीं पे किसी चीज़ को लग गया वो टूट जाती थी। अब डोर माफिया एक आ गया, उस माफिया ने आके इसका सारा जो है ना उसको कैच किया, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। उस माफिया ने ही अभी भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसी माफिया की वजह से हो रहे हैं। माफिया को काबू करने के लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए शेख साहब, क्योंकि अब ये इवेंट एक ट्रायल बेसिस पे हो रहा है जी 2 दहाइयों के बाद, तो अगर इसमें भी खुदा न खास्ता रंग में भंग डालने वाले अपना किरदार अदा करेंगे मुनाफाखोर, तो फिर तो ये दोबारा से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो इसको रोकने का सही तरीका होना क्या चाहिए? और ये एक चीज़ ज़रा टेक्निकल बात है कि चरखी की बजाय पिन्ने पे करने से डोर, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, चरखी जो है ना जी, चरखी के ऊपर आप तार भी लपेट सकते हैं, लेकिन पिन्ने के ऊपर तार नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। ठीक है जी। एक और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि माफिया इस वक्त सरगर्म क्यों है? माफिया इसलिए सरगर्म है कि उसकी 40,000 की एक चरखी जो है वो बिक रही है, उसका जो पतंग है वो 20,000 रुपये की, उसकी 12 पतंगें बिक रही हैं। इसलिए वो सरगर्म है कि पंजाब में अगर पतंगबाजी खुल गई तो मेरा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो अभी एक्सीडेंट एकदम, देखे पीछे आप चले जाएं, आज से 1-2 महीना पहले पीछे चले जाएं, कोई एक्सीडेंट नहीं है। पतंगबाजी उधर उस वक्त भी हो रही थी, पूरे इलाकों में हो रही थी, रात की नाइट की गेमें हो रही थी। लाहौर के अलावा तो हर जगह होती है जी, लाहौर में भी हो रही थी। अच्छा जी हाँ, और ये हमने अब इसके ऊपर एक्शन लिया है। हमने गवर्नमेंट को बताया कि ये पॉइंट पे गेम हो रही है, उसके ऊपर DC साहब ने और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर टास्क अपनी फोर्स जो है उसको लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस इवेंट को अच्छे तरीके से जो हम लेके चलें। हमारी एसोसिएशन का काम भी यही है। हमारे जो बानी, जो हमारे चेयरमैन है,
उनका मौक़िफ़ ही यही है कि यार आप एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको हमने हाथों से निकाल दिया है। जी हाँ। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो मुनाफाखोर जो है उन्होंने उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, तो बिजनेस तो वैसे भी ठप हो गया अगर इवेंट नहीं होगा या उसके ऊपर ताहयात पाबंदी लग जाती है। जिस तरह से पाबंदी ही लगी हुई थी ना, ताहयात ये तो उठाने की कोशिश की जा रही है। उसमें देखे ना आप, आई एम सॉरी मैं आपकी बात को मैंने काटा है, मुनाफाखोर जो है वो पंजाब की हदूद में काम ही नहीं कर रहे। अच्छा। वो तो कर रहे हैं KPK में काम, वो कर रहे हैं सिंध में काम, वो कर रहे हैं बलूचिस्तान में काम। वो जो पंजाब के जो लोग बेचारे आप समझ लें गरीब लोग हैं, जो छोटी गुड्डी बनाने वाले थे, उनको उन्होंने अडॉप्ट करके अपने इलाकों उस पंजाब की हदूद से बाहर ले गए हुए हैं। अच्छा। अब वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग जब अपने घरों में आएंगे उनके घर में खुशहाली आएगी। वो पंजाब के रहने वाले हैं, अपने घरों में वापस आएंगे, अपने घरों में आके काम करेंगे तो उनके घरों में खुशहाली आएगी। अभी वो बेचारे आउट ऑफ आपके सूबे से बाहर है। ये मेरे ख्याल में उनका अपना भी नुकसान है, होश के नाखून लेने चाहिए। एक तो इंसानी जानों के साथ खेलते हैं, फिर अपने कारोबार का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। छुप छुपा के आप कितना काम कर लेंगे शबीर भाई। 6, 7 और 8 फरवरी को 3 दिन मनाई जाएगी, 72 घंटों की ये बसंत होगी। पहले था वॉल्ड सिटी के अंदर कुछ एरिया था, अब इसे हमने जो लास्ट टाइम रिपोर्ट किया, तमाम लाहौर के जो पार्क्स हैं बड़े बड़े, उनको एक तो दोबारा से आप बता दीजिएगा कि किन किन पार्क्स में अलाउ होगा, उसका तरीकाकार है, क्या गुड्डी डोर वहीं से मिलेगी या साथ लेके जानी होगी? नहीं, इसके लिए ये है कि एक तो ये है कि जो जैसे एक मैन्युफैक्चरर है उसके लिए फार्म बनाए गए, कैटेगरी बना दी गई है, 4 कैटेगरी के फार्म बनाए गए हैं। उसमें मैन्युफैक्चरर है और जो फ़रोख्त करने है, जैसे कि जो इसको पतंग और डोर को फ़रोख्त कर रहा है उसके लिए एक फार्म बनाया गया है और एक मैन्युफैक्चर के लिए फार्म ए है और जो फ़रोख्त करने है उसके लिए फार्म बी है। इसी तरह जो उसके अलावा जो एसोसिएशन है और उनके लिए फार्म डी और ये फार्म जो है वो इस तरह बनाए, सी और डी बनाए गए हैं। ये फार्म इनको बार कोड लगाया जाएगा, बार कोड के साथ ये फ़रोख्त करेंगे। जैसे कि जैसे मैन्युफैक्चरर है उसने अपना बार कोड लगाना है और जो फ़रोख्त करने वाला उसने अपना बार कोड लगा के जो लेने के लिए आ रहा है उसका डाटा लेगा, उसका ID कार्ड और उसका नंबर और सारा लिखेगा अपने पास। शहरियों के लिए भी बता, शहरियों के लिए ये होगा कि वो अपना ID कार्ड दे के अपनी सारा बायोडाटा मिलेंगी ये डोर गुड्डी। ये पॉइंट बना दिए जाएंगे। पूरे लाहौर के अंदर आप कहीं पे भी उड़ा सकते हैं। पूरे लाहौर में कहीं भी उड़ा सकते हैं? हाँ जी। अपने घर की छत पे भी? हाँ जी, ये पाबंदी नहीं है अब। अच्छा, ये पहले तो था ना पार्क ग्राउंड पहले ये तजवीज़ दी गई थी, पहले तजवीज़ दी गई थी कि अंदरून लाहौर में अगर करते हैं तो इस पूरे अंदरून को जो है हम कार्डन ऑफ करके वहाँ पे मोटरसाइकिल की एंट्री बैन कर देंगे। फिर उसके बाद प्रपोजल दी गई कि जितने भी लाहौर के बड़े पार्क्स हैं वहाँ पर अब ये है कि अब पूरे लाहौर में आप उड़ा सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। नाज़रीन ले जी, मजे करें, छत भी बुक करवाने अपने घर की छत पे जाएं, बसंत मनाएं, लेकिन SOPs पे अमल करते हैं। अब लेकिन जो बाइक्स के ऊपर वो लगाने के बात अब अंटीना मस्ट कर दिया गया है कि उस दिन जो भी बाइक निकलेगी ना लाहौर के अंदर वो बगैर अंटीने के बाइक नहीं होगी। जो भी अगर बाइक होगी उसको पकड़ लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सॉरी आपको काट रही हूँ, ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दी गई है इन 3 दिनों के अंदर। मैं सुन रही थी कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो किराए वगैरह हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, ऐसा ही? उसके लिए ये है कि इसको तफरी का प्रोग्राम बना रहे हैं कि लाहौर के अंदर तफरी प्रोग्राम हो और किसी के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना हो कि लोगों को कार में बैठा दिया जाए। नहीं, ये नॉर्मल ऐसे ये फेस्टिवल मनाने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा, वो शाल का एक सवाल था, नसीबो लाल के गाने चला सकते हैं या उस पर आपको पुलिस पकड़ लेगी? क्योंकि आजकल पर्चे हो रहे हैं। हाँ जी, उसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपने अगर सुनना है तो अपनी हद तक सुने। ये नहीं कि आप इधर अपनी हाथ पे आप हेडफोन लगा के नहीं सर, देखें ना, बात ये है कि अपनी छत पे आप लगाएं, अपने तक महदूद रखें। लेकिन हमारी छत से आवाज बाहर जा रही है तो इधर से नसीबो लाल लगा दें, उधर से वो बदिया नूरजहां के सुन सकते हैं, शादिया खुश, अगर आपको नसीबो लाल पसंद नहीं है। नहीं सर, वो उसमें देखिए ना, आप अपनी हद तक सुने। मजा भी इसी चीज का है, आप अपना एक वॉल्यूम ऊपर कर। अच्छा, वो जो बाजे होते हैं हमारे बचपन में अगर हमने देखा था ना तो वो तो आपकी छत से क्या लाहौर से बाहर आवाज जा रही होती थी। तो नहीं, वो जो बाजे होते हैं हम तो देखते हैं वो बाजों के साथ, बाजे तो चलती है, लेकिन हमने कभी भी ये सॉन्ग्स वगैरह जो है ना अपनी छत के ऊपर हमने। अच्छा, हवाई फायरिंग वाला एक मामला, वो हसास मामला है, हवाई फायरिंग हो या ऊंचा म्यूजिक जिससे आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या बाजा भी इवन, तो इन चीज़ों के ऊपर भी पाबंदी है? वो तो डेफिनेटली पाबंदी होगी और कोई भी हवाई फायरिंग की इजाज़त नहीं होगी, ना कोई असला के ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी है। और जो साउंड एक्ट के ऊपर तो आपको पता है कि गाड़ी के अंदर आप अगर थोड़ा सा ऊंचा साउंड करते हैं तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। तो ये चीज़ें तो सारी रहनी है, ये तो एहतियात के साथ ही चलनी है। मगर जो इशू है पतंग
बसंत मनाना, बसंत को कामयाब करना, उसके ऊपर काम हो रहा है कि बसंत कामयाब कैसे की जाएगी। और उसके लिए खुदा न खासा एक बड़ा इशू ये भी है कि अगर कोई बंदा ऐसे करता है कि पतंग ले जाता है, फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे से पतंग लेके गए हैं, मैंने आपसे आईडी कार्ड लिया, आपकी एंट्री डाली और मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड और अच्छा, ये सब कुछ होगा, डाटा ये होगा। अगर कोई बंदा उधर जाके पतंग वही होगी जो लेके गए हैं, जैसे आप पतंग लेके चले गए और आपने डोर अपनी लगा ली है, और अगर आपने डोर अपनी लगा ली है और डोर मोटी है, वो डोर पकड़ी जाती है, तो वो डोर पकड़ के जो पतंग होगी, पतंग के ऊपर बार कोड होगा, उस बार कोड को स्कैन करके पुलिस आएगी मेरे पास, हाँ जी आपने ये पतंग किसको और पुलिस आएगी बगैर सर्च वारंट के, हाँ जी पुलिस आएगी कि ये आपने पतंग किसको फरोख्त किया है, वो डाटा होगा कि ये फलां बंदे को गई है, अलीम साहब लेके गए हैं, पुलिस जाएगी आपको पकड़ेगी, हाँ जी आप आ जाइए, ये पतंग आपने ली है और ये डोर आपने कौन सी इस्तेमाल की है। ठीक है, ये तमाम SOP इस तरह इसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं कि इनके तहत काम किया जाए, बहुत ही खुदा न खास्ता कोई ऐसा नागानी वाक़या ना पेश आए। थैंक यू सो मच भाई। और शेख साहब बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी, तमाम पाकिस्तानियों खासतौर पर लाहौरियों के लिए 20 साल के बाद ये इवेंट वापस आ रहा है, SOPs सख्त है, इस पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी है, अपने प्यारों की जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सबसे पहले होना चाहिए, बसंत तो चलती रहेगी। मुल्क में मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला आज से दाखिल होने जा रहा है, जिसके बायस लाहौर समेत अगर हम देखें तो मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 31 दिसंबर तक बल्कि 1 जनवरी तक इसी तरह से जारी रहेगा। कुछ इलाकों में बारिश होगी, मूसलाधार, कुछ में हल्की फुल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी बिल्कुल, और कहीं पर तो बर्फबारी भी होगी। बिल्कुल, और कहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। एक तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लाहौर और इसके आसपास क्या बारिश बाकायदा होगी या सिर्फ छू के गुजर जाएगी, और ओवरऑल पाकिस्तान का वेदर कैसा होने जा रहा है इन मगरबी हवाओं के एंटर होने के बाद? देखिए, पहले ओवरऑल तो अगर मुल्क की भर की बात करें तो एक जो वेस्टर्न वेदर सिस्टम है, मगरब से बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला, वो बलूचिस्तान में एंटर हो चुका हुआ है और इस वक्त भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है। और ये बारिशें बाज़ फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में एंटर होंगी और फिर कल से जो मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्से हैं उनमें ज़्यादा इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो इस्लामाबाद है, गिरदोनवा में, पोठवार के रीजन में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके में, उन इलाकों में अच्छी बारिश जो है मतवक्को है। जबकि लाहौर उसके गिरदोनवा में, ख़ास तौर पर लाहौर के इस गिर्द गिर्द में सुबह से जो है वो धुंध का जो ज़्यादा इफेक्ट था, फॉग ज़्यादा छाई हुई थी। लेकिन इस वेदर सिस्टम की वजह से जो कल अप्रोच करेगा, थोड़ा सा एक टेम्परेरी रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। बारिश जो है वो ऐसा कितनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है और लाहौर उसके गिरदोनवा में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हल्की बारिश, बूंदाबांदी के चांसेस हैं लाहौर में। उसकी वजह से फॉग से तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। जो हल्की बूंदाबांदी आप कह रहे हैं लाहौर और उसके गिरदोनवा में, ये कब से कब तक इसका दौरानिया हो सकता है? हल्की फुल्की भी हो जाए लेकिन बारिश तो हो, कम से कम वो जो गिरदो गुबार है वो तो बैठ जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाएगी। कल ज्यादा चांसेस हैं। कल लाहौर और उसके गिरदोनवा में, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, इन इलाकों में कल जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चांसेस हैं रेनफॉल के। उसके बाद फिर ये वेदर सिस्टम जो है वो ईस्टवर्ड्स मूव कर जाएगा। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासतौर पर कराची में भी कल स्लाइट चांसेस हैं लाइट रेनफॉल के, लाइट ड्रिजल के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क भर में ये वेदर सिस्टम इफेक्ट करेगा और मुख्तलिफ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चूंकि बच्चों की वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं, और फोकास्ट में लैंडस्लाइडिंग के खदशात, बारिश और फिसलन और बर्फबारी की भी फोकास्ट है। तो किन किन इलाकों में इसके असरात ज़्यादा हो सकते हैं? एडवाइजरी क्या है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, ओवरऑल जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं वो आज से इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे ओवरऑल जो वेदर है वो क्लाउडी हो जाएगा और इंटरमिटेंट रेन और स्नोफॉल आज शाम रात से जो खासतौर पे कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, गलियात हैं, इन तमाम इलाकों में आज शाम रात से जो है वो स्नोफॉल और इंटरमिटेंट रेनफॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जब भी ट्रैवल करने लगें तो वेदर एडवाइजरीज को ज़रूर मद्देनज़र रखें, अपने आप को सेफ ट्रैवल रखें और जो भी NDMA, मेट ऑफिस या लोकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो तमाम लोग जो फोरकास्ट दे रहे
रहे हैं या एडवाइस जारी कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपने जो है ट्रैवल को जो है वो प्लान करें। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़हीर बाबर साहब के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम ज़्यादा ख़राब हो सकता है, किन इलाकों में ट्रैवल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस हवाले से भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, ओवरऑल अगर जो भी माउंटेनियस एरियाज में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें क्योंकि कॉशियस रहें, क्योंकि अभी जो वेदर सिस्टम अप्रोच करेगा उसमें थोड़ी सी बारिश भी जो है वो स्लिपरी कर देती है सड़क वगैरह को। तो उस सिलसिले में ये है कि आप लोग जब भी ट्रैवल करें तो उसको एहतियात करें। इसी तरह स्नोफॉल्स हैं, लाइट स्लाइड्स हैं, थोड़ी सी रेनफॉल और स्नोफॉल भी कई दफ़ा कुछ एरियाज वल्नरेबल एरियाज पे वहाँ पर लैंड स्लाइड्स को ट्रिगर कर देती है। तो अपने आप को उस टाइम जोन में रखें जब आपके पास स्नोफॉल या रेनफॉल जो है वो कम से कम चांसेस हों जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, और उतना ट्रैवल करें जिसमें आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर रहे हों। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बारिशों के मौसम में इन इलाकों में ट्रैवल करने से थोड़ा गुरेज ही किया जाए तो बेहतर है, और अगर करना बहुत ज़रूरी भी है तो हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए फिर ट्रैवल किया जाए इन एरियाज़ में। ये एरियाज़ बारिश के दिनों में सेफ नहीं है। देखिए, ओवरऑल तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ्टी, खासतौर पे आजकल देखिए प्लेन एरियाज में भी फॉग है, तो फॉग में भी ट्रैवल करते हुए अपने आप को सेफ रखें। इसी तरह माउंटेनियस एरियाज में भी जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो स्नोफॉल का पीरियड हो, रेनफॉल का हो, तो अपने आप को सेफ रखें और बेस्ट ट्रैवल प्लान करें कि जब टाइमिंग्स उस वक्त जब आप स्नोफॉल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या रेनफॉल जो है वो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और भाई ये विंटर सीजन में कम से कम दर्जा हरारत कितना हो सकता है अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए पंजाब की? देखिए, मैदानी इलाकों में खासतौर पर जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं इसमें क्योंकि अब फॉग है दिन के वक्त भी ज़्यादातर इलाकों में, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम का टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसे हम डायरनल टेम्परेचर रेंज कहते हैं वो कम हो जाती है। तो इतना इफेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम का जो है वो कम हो जाता है क्योंकि फॉग की कंडीशंस होती हैं और सारा दिन एक ही तरह का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो उस वक्त जो सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ गया होता है बनिस्बत इसके कि जब आपके पास सनी डेज हों तो दिन के वक्त जो टेम्परेचर ज़रा बेहतर हो जाता है और शाम के वक्त जो है वो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाते हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन प्लेस टू प्लेस और जगह के हिसाब से जो है वो वेरी कर रही होगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और मौसम में अब जो शिद्दत महसूस की जा रही है वो कुछ टाइम तक तो बरकरार रहेगी, और जनवरी का महीना तो वैसे भी सर्दियों का महीना होता है जुनेद, तो इसमें तो आप सर्दी महसूस कर पाएंगे, लेकिन ये दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता जो कम होता चला जा रहा है सर्दियों का, और बारिशें जिस तरह से सर्दियों के अंदर नहीं हो रही हैं, तो बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज है जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए और भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक अहम मामला जो कि हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर 100 में से एक बच्चा इस मर्ज़ का शिकार होता है जिसको ऑटिज़म कहते हैं। एक बीमारी नहीं है बल्कि एक पेचीदा न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि बच्चे की गुफ्तगू, उसके रवैये, उसके सीखने की सलाहियत और समाजी रवाबित को मुतासर करता है। वजूहात क्या होती हैं, सदबाब क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, कितने इदारे हैं जो कि ऑटिज़म के शिकार बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस आजमाइश से अल्लाह ताला किसी पेरेंट को गुजारता है तो उसकी टोटल जो ज़िंदगी है वो यकसर तब्दील हो जाती है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, और इस आजमाइश का मुकाबला कैसे करना है और उस आजमाइश से उस बच्चे को कैसे निकालना है, उसकी एक रोशन मिसाल जो हमारे पास आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गेस्ट की हैसियत से। बिल्कुल जी, हमारे साथ डॉक्टर सना मजीद मौजूद हैं, ऑटिज़म स्पेशलिस्ट भी हैं, और इन्होंने किस तरह से कैटर किया इस मामले को और किस तरह से ये आएंगे कि बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ मदर एक ऑटिज़म के शिकार बच्चे के साथ किस तरह से डील करना चाहिए और कहाँ पर हम गलतियाँ कर जाते हैं। वो पेरेंट्स जो कि एक ऑटिज़म के शिकार बच्चे के पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और जहाँ पर हमारी हुकूमती सतह पर ना स्कूल्स हैं ना ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों को लाया जा सकता है, और उनके लिए कोई इस तरह का काम जो है वो होना भी चाहिए। लेकिन हम अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये कि पेरेंट्स किस तरह से डील कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सना मजीद साहिबा मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, आप ही से जानेंगे क्योंकि बीगा बदर भी जिस तरह बता रही थी कि आपका अपना बेटा भी एक टाइम पे ऑटिज़म का शिकार हुआ और अब वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा किसी भी बीमारी का शिकार हो गया या इस तरह की किसी कैफियत का शिकार हो गया है तो वो उस डिसऑर्डर से उसे वापस निकाल लाएँ, उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आएँ, क्योंकि ये इम्तिहान सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होता, ये उन वालिदैन के लिए होता है जो पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। सोने उठने से लेकर खाने पीने की आदत और हर एक चीज़ नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हो जाती है। तो हमें बताइएगा किस तरह से आपने किस तरह से डील किया और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ डील करने का।
सो बेसिकली जो मेरी स्टोरी है और जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वो ट्रेडिशनल हमारी जो ऑटिस्टिक बच्चों की इलाज का तरीका है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं अमेरिकन रिसर्चर्स के साथ काम करती हूँ और हम ये मानते हैं कि ऑटिज़म एक ट्रीटेबल कंडीशन है और इफ़ नॉट ट्रीटेबल इट्स लाइक अप टू 80-90% मैनेजेबल। तो वो बच्चा अगर 80-90% एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है, खाने पीने से लेकर और बाकी बिहेवियर्स में, बैठने में, पढ़ने में, तो वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है। तो मेरे बेटे का डायग्नोसिस 4 साल की उम्र में हुआ था और मैं बहुत से लोगों के साथ होता है कि जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिलता है, ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा 3, 4 या 5 साल का हो चुका है, तो सबसे पहले पेरेंट्स डिनायल में चले जाते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि एक्चुअली जो आप बच्चे के साथ स्ट्रगल करते आए हो, सोने की, खाने पीने की, बैठने की, तो वो बेसिकली अब एक डिसऑर्डर है और वो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। तो मुझे 4 इयर्स पे पता चला, प्रॉब्लम्स मेरे बेटे के साथ भी सून आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो चुके थे। जो कुछ हम शरारती समझते थे, कुछ हम ज़िद्दी समझते थे, अकेला बच्चा था, इस तरह की चीज़ों को सोच के पेरेंट्स बहुत बार लेट डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अकेला बच्चा है, लड़का है फैमिली में, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, इस तरह के फैक्टर्स थे। तो बहरहाल 4 इयर्स पे जब मुझे डायग्नोसिस मिला, मैं भी एक डिनायल मोड में चली गई और मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने लगी कि मुझे कहाँ से ये पता चले कि ये बेसिकली ठीक हो सकता है। तो ऑब्वियसली मुझे सर्च करते हुए यूएस रिसर्चेस और कुछ डॉक्टर्स का पता चला जो ये क्लेम करते थे कि डाइट और सप्लीमेंट्स और एनवायरमेंटल चेंजेस से बच्चा बेहतर हो जाता है। सो मैंने उसके लिए ऑप्ट किया। आई वेंट टू यूएस, आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड रीडिंग अबाउट दोज फैक्टर्स। सो बेसिकली बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिससे बच्चे का आई कांटेक्ट नेम रिस्पॉन्स बेहतर होने लगता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ओमेगा 3 है और प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ये यूएस रिसर्चर्स के मुताबिक ये आई कांटेक्ट नेम रिस्पॉन्स लर्निंग को बेहतर करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को बेहतर करते हैं। तो मैंने इसके लिए अपने बेटे का किया। कुछ और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, यूएस में थी, मैंने वो अपने बेटे के लिए करवाई और उसमें उसकी कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज़ डायग्नोज हुई जो उस वक्त रिसर्चेस में, अमेरिकन रिसर्चेस में था कि ये ऑटिज़म करवा सकती हैं। और मैंने उसके लिए उसको उसके हिसाब से फिर ट्रीट किया। मैंने ख़ुद पढ़ा और मैं उसके लिए चेंजेस करती गई। मैंने ट्रेडिशनल थेरेपीज़ नहीं ली और कुछ हफ्तों के बाद ही उसने एक वर्ड बोला, फिर 2-3 वर्ड्स बोले, सेंटेंसेस बोलने लगा और वो एक नॉर्मल स्कूल में 1 घंटे से बैठने के काबिल हुआ और फिर 2-3 घंटे। और इस तरह व्हेन ही वाज टर्निंग 5 तो ही वाज एबल टू रिप्लाई अबाउट हिज बेसिक नीड्स के कहाँ जाना है, क्या खाना पीना है। तो 5 तक हमारा कह लें कि 30% चीज़ें बेहतर थी। 5 to 6 में उसकी कम्युनिकेशन और बेहतर हुई, एकेडमिकली थोड़ा सा और बेहतर हुआ। पहले सिर्फ हमसे कम्युनिकेट करता था, फिर और लोगों से भी कम्युनिकेट करने लगा, सिर्फ इंग्लिश में बात करता था, उर्दू में भी बात करने लगा। एंड देन 6 to 7 में वो एकेडमिकली भी उसकी पेंसिल ग्रिप, रीडिंग, राइटिंग बेहतर हुई और ऑलमोस्ट 7.5 पे वो ही वाज 100% रिकवर्ड फ्रॉम। ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये रोशन मिसाल है हमारे उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। लेकिन आप माशाल्लाह खुद भी डॉक्टर थी, आपने फिर रिवायती तरीक़ों से हट के खुद रिसर्च किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ उसके नताइज भी आपने देखे हैं। पेरेंट्स के लिए मशवरा क्या है? एक तो ये आप बता रही हैं कि उनकी डाइटरी हैबिट्स के अंदर, उनकी रूटीन के अंदर सोने उठने की, उनके साथ डील कैसे करना है, थेरेपीज़ के अंदर क्या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ऑटिज़म, ये सब के अंदर एक ही तरह के मसाइल होते हैं, एक ही तरह के चैलेंजेस होते हैं और फिर उससे डील करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कैफियत, क्योंकि अमूमी तौर पे आपका बच्चा तो 4 इयर्स में डायग्नोस हो गया, अगर किसी का बच्चा 8-10 साल का हो गया है, क्या उस वक्त भी उसका रिवाइवल या उसको नॉर्मल करने के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं? और एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है, हमने देखा ऑटिज़म के शिकार बच्चों के, वो किसी चीज़ पे अगर स्टिक हो जाएं या ज़िद कर लें तो उनके लिए पब्लिक प्लेस है, कोई टॉय शॉप है, तो पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस सिचुएशन में किस तरह से निकाला जाए? अच्छा, एक तो ये कि आजकल ऑटिज़म 7-8 साल में इतना लेट डायग्नोज नहीं हो रहा, आजकल तो 1.5 साल पर भी डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि सिवेरिटी बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस भी बढ़ती जा रही है। इसी में मैं ऐड करूँ कि ऑटिज़म अब 2022 के डाटा के मुताबिक, यूएस बेस्ड डाटा, 31 में से 1 बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। It's not in 1 in 100. Okay. It's almost like, and in year 2000 it was 1 among 150, but 2025 तक 2000, हाँ, पिछले 3 साल का तो डाटा अभी नहीं हमारे पास है। एंड एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि शायद हर 26 में से 1 बच्चा या 24 में से 1 बच्चा है जो कि शायद ऑटिस्टिक है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितना ये कॉमन और जितनी तेज़ी से कॉमन हो रहा है, तो आप छोटे बच्चों में पेरेंट्स को
एजुकेट करना चाहिए कि 1 साल के बच्चों में आई कांटेक्ट किस तरह पता चलता है कि नहीं है, या नेम रिस्पॉन्स नहीं है, या वो कौन से कॉमनेस्ट बिहेवियर्स हैं जो 1 साल के बच्चों के में भी आपको नोट डाउन करने चाहिए, या आपको उसके उन रेड फ्लैग्स पे अलर्ट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे लाइट्स को देखना, फैंस को देख के एक्साइटेड होना, चेंज को बच्चे टॉलरेट नहीं करते। मेरे बेटे के साथ भी था कि हम अगर अपने घर के अलावा किसी और के जाते थे, इवन व्हेन ही वाज 3 months ओल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा रोता था और हम समझते थे नज़र लग गई। तो चेंजेस को नहीं करते, टॉलरेट शोर को नहीं करते, हेयर ड्रायर की आवाज़, गाड़ी का हॉर्न, इन चीज़ों को। तो एक तो पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाए कि 1 साल का बच्चा या 1.5-2 साल के बच्चे में कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पे उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ऑटिज़म को जितना जल्दी डायग्नोस कर लें उतनी जल्दी आप चेंजेस कर सकते हैं, उतनी ही तेज़ी से ये रिवर्ट हो सकता है। 2-2.5 साल के बच्चे, 3 से कम साल के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं अगर आप उनके लिए चेंजेस करो, थेरेपी स्टार्ट करो। 1-to-1 इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिस्टिक बच्चा कुदरती तौर पे जो है ना वो लॉस्ट होता है अपनी दुनिया में, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से, आई कांटेक्ट नहीं देता, अकेले बैठना खेलना पसंद करता है। तो पेरेंट्स को जब पता नहीं होता तो आप अलाउ करते हो, खेल रहा है ठीक है, अकेला है, आपको तंग नहीं कर रहा, अकेले है, तो वो अपनी दुनिया में और ज़्यादा मगन होता जाता है। अगर आपको अर्ली पता चल चुका है कि बच्चे में साइंस है तो आप उसे इंगेज करना शुरू करोगे, आप उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ोगे, आप उसको प्ले बेस्ड एक्टिविटी में इंगेज करोगे, आप उसके लिए लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग टॉयज़ जल्दी इंट्रोड्यूस करवाओगे। दूसरी बात ये कि नेचुरली थोड़े से पिकी ईटर्स होते हैं, खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो ये बच्चे जंक फूड पे, मीठे पे और सिलेक्टिव फूड पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम खाने की वजह से ऑटोमेटिकली इनकी डाइट में मीठा बहुत जा रहा होता है। दे लाइक कपकेक्स, दे लाइक जूसेस, केक्स, नगेट्स, क्रंची, हार्ड स्टफ। उसके लिए थेरेपीज भी होती हैं, बट अब यूएस रिसर्चेस में ये है कि जो मीठा है, लाइक ऑटिज़म, ADHD, 70% आपके बिहेवियर्स को बेटर कर सकता है। जो बच्चा सोता नहीं है, अगर उसकी डाइट में मीठा कम किया जाए, दूध कम किया जाए, वो सो सकता है नेचुरली। जो बच्चा मार रहा है, काट रहा है, बैठता नहीं है, अगर उसकी डाइट में मीठा कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, जंक फूड को कंट्रोल किया, बिल्कुल, तो इस तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की सतह पर एक स्कूल ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए वो स्टार्ट किया है। उसके अंदर 3 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो रजिस्टर करवाए जा सकते हैं। तो 3 साल से पहले तक के अगर बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं तो उनको घर में डील कर लेना चाहिए, घर में ही उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और क्या स्कूल का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर ओवरऑल ही उनकी घर के अंदर काउंसलिंग, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनके बिहेवियर्स को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड किया जा सकता है या उनकी डाइट के अंदर इतनी बेहतरी लाई जा सकती है कि वो बेहतर हो सकते हैं, तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है स्कूल के अंदर या घर के अंदर? बेसिकली कुछ 2-3 साल पहले तक तो जो फॉर्मल डायग्नोसिस है ना वो भी ऑटिज़म का 3 से कम पर दिया नहीं जाता था। मैंने रिसेंटली देखना शुरू किया है कि 1.5-2 साल के बच्चों को भी फॉर्मल डायग्नोसिस मिल रहा है। तो एक तो इसमें यह है क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से बहुत फ़ायदा होता है, तो 3 साल से कम बच्चे को के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या नहीं, ये इस तरह इंपॉर्टेंट है कि उसके पेरेंट्स को कितनी अवेयरनेस है। अगर अब वो फैसलाबाद के किसी गाँव में है या सरगोदा में या चीचावतनी में, जहाँ पेरेंट्स को बेसिकली 2-3 साल तक तो पता भी नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि शायद बच्चा पागल है या इसे कुछ हो गया है, दम करा लो, तो ऐसी सिचुएशन में तो उसका बड़ा प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि पेरेंटल काउंसलिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, या उनकी कोई कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए जहाँ पे आप पिकअप भी करने में लोगों को हेल्प करो, एंड देन अगर 3 से ज़्यादा साल के बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं रजिस्टर होते, पर घर पे पेरेंट्स को क्या करना है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। मे बी वीकली बुलाया जाए, उन्हें वीकेंड्स पे बुलाया जाए, ट्वाइस अ वीक बुलाया जाए, और उन बच्चों को एक रेगुलर इंटरवल पे असेस ज़रूर किया जाए, बिकॉज यही तो वो एज, गोल्डन एज है जिसमें आप उसको 100% रिकवर कर सकते हो। एंड देन स्कूलिंग की जहाँ बात है, तो स्कूलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, पेंसिल ग्रिप एंड बिकॉज ऑफ अदर बिहेवियर्स। तो स्ट्रेट अवे 3 साल का बच्चा तो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में वैसे भी बैठने के काबिल नहीं होता, 4, 4.5, 5 वाले प्ले ग्रुप में जाने के काबिल होते हैं। तो हाँ, स्कूल में अगर तो इस तरह का सेटअप बनाया जाए कि जो बच्चे जो थोड़े से डेवलपमेंट डिलेड हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनके लिए सपोर्ट के साथ ऐसे रूम्स हों जहाँ पे अर्ली एजुकेशन स्टार्ट करवा ली जाए उनके लिए। प्ले ग्रुप में उनके लिए कुछ इस तरह के रूम्स हों जहाँ वो फ्रस्ट्रेट ना हो, शोर बहुत ज़्यादा ना हो। एग्जैक्टली, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज प्राइवेट थेरेपीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, ये तो, जो स्कूल वाला बता रही हैं, ये अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो घर पे होम स्कूलिंग करवा ले ऑटिस्टिक बच्चे को, वो ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा उसको रिकवर करने में, या फिर स्कूल एनवायरनमेंट उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि डायग्नोस नहीं, अगर कोई बच्चा प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल सका और उसकी एज बढ़ गई है 8-10 साल तक की, ऐसे ज़्यादा की एज में वो पहुँच गया है, तो फिर क्या कोई ख़ास ट्रीटमेंट के ज़रिए उसका नॉर्मल होना पॉसिबल होगा, या वो वक्त गुजर गया, अब उस लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा? ओके, सो होम स्कूलिंग का तो फिलहाल किसी को पता ही नहीं कि कैसे होती है। देयर आर नो होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल।
तो इवन के जो बड़े बच्चे भी हमारे पास ऑटिस्टिक हैं या ADHD हैं जो 8 से 10 साल 12 साल के हैं, और अगर वो बैठ भी सकते हैं, अब बात कर सकते हैं, बट वो अपनी एज अप्रोप्रिएट या किसी भी स्कूल में अपनी जा सकते हैं। 10 साल का बच्चा है बट उसका लेवल KG का है, तो ऑब्वियसली अभी वो कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन बच्चों के लिए कोई होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स हैं नहीं। पेरेंट्स जो हैं वो खुद बाय करते हैं इंटरनेशनल एजुकेटर्स से, और इस तरह दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। तो होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स नहीं है। दूसरी बात, 8 साल के बच्चे की अगर जिन मोडालिटीज़ पे ट्रीटमेंट में मैं काम करती हूँ, मुझे एज मैटर नहीं करती। जो US फॉर एग्जांपल अगर आप डाइटरी चेंज 8 साल के बच्चे में भी करोगे, 9 साल के, 10 साल के में भी करोगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे, इसके रिजल्ट्स उतने ही एग्जैक्टली। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, न्यूरो फीडबैक थेरेपीज़, ये एडवांस कटिंग एज US बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें एटलीस्ट आप 8-10 साल वाले के बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बोलता तो बोलना शुरू हो सकता है, सोता नहीं है सो सकता है, टॉयलेट ट्रेंड हो सकता है, खाना पीना बहुत अच्छा हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपना खाना पीना खुद बना सकता है, चीखेगा नहीं, मारेगा नहीं, बैठे हुए शायद वो आपको डिफरेंट ना लगे। और ये कितने अरसे में चेंजिंग आएंगी बच्चे में, जो आप सारा प्रोसीजर बता रहे हैं? जो ट्रीटमेंट्स जो मैं करती हूँ, मैंने उसमें अभी रिसेंटली एक 9 साल 7 माह का बच्चा है जो सिर्फ 45 डेज़ के अंदर बोलने भी लगा, बैठने भी लगा, सेंटेंसेस पे इवन। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इस 45 डेज़ में उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ ये कोऑपरेट किया कि उसका जंक, मीठा, हर चीज़ की उसकी हमने 1-to-1 थेरेपीज। वो जो टाइम पीरियड है उसमें क्या करें? वो तो बच्चा तो अग्रेसिव हो जाएगा और वो कुछ खाए पिएगा। अच्छा, इसका तरीका होता है, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, तो हम ऐसे नहीं करते कि अब बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स का ये बड़ा कॉमन सवाल है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो तो खाता ही यही है, वो तो दिन में 2 बार नगेट्स खाता है, कपकेक्स खाता है और जूसेस पीता है, तो आप कैसे ये चाह रहे हैं कि हम ये भी बंद कर दें? इसका तरीका ये होता है कि आप सर्विंग साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वो 10 नगेट्स खाता है, आप उसे 4-5 नगेट्स दें, थोड़ा सा बिजी कर लें इधर उधर, इवेंचुअली 1-2-3 दिन में उसकी भूख बढ़ना शुरू होगी। जंक फूड और मीठा है ना, ये एक्चुअली आपकी वैसे भी एपेटाइट सप्रेस कर देता है। आपने 2 कपकेक्स खा लिए तो शायद वो बच्चा कुछ और खाने के लिए रेडी भी ना हो, तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, साइज़ छोटा कर देते हैं, इवेंचुअली वो 2-3 दिन में थोड़ा सा बेहतर होता है। दूसरी बात ये कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या कुछ और मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन है, प्रोबायोटिक्स हैं, ये क्रेविंग्स को कम भी करती हैं। तो वो जो मीठे की क्रेविंग है वो कम करवाते हैं थोड़ी सी। उसके साथ आप छोटी छोटी चंक्स में चेंजेस करते हो, महीने के अंदर बच्चा जो है ऑटोमेटिकली भी फिर उसको समझ आने लगती है, वो खुद ब खुद नई चीज़ें ट्राई भी करने लगता है। तो ये ऐसे नहीं होता कि हमने सब कुछ बंद कर दिया और बच्चे को ऐसे बिठा दिया। 1-1.5 महीने में वो खुद ब खुद उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसके टेस्ट रिसेप्टर सेंसिटाइज होते हैं एंड ही वांट्स टू ट्राई समथिंग। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हमें ये पता चला कि ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ये होता किस वजह से? अगर बहुत सारी माएँ इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और किन वजूहात की बिना पर क्या गलतियाँ कर देती हैं कि इस तरह के बच्चों की पैदाइश जो है वो ही ना हो, कम से कम हम पहले ही उसकी ट्रीटमेंट कोई ले लें जब माँ के पेट के अंदर है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? रिसर्च क्या इस हवाले से कहती है और वजूहात क्या हो सकती है? ऑटिज़म का कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक डायग्नोज नहीं हो सका, और ना ही कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम कहें कि या पहले से हमें पता चल जाए। इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि पैदा होने से पहले हम पता चला सकें, बिकॉज ऑटिस्टिक ब्रेन इटसेल्फ इंटरनली इज़ टोटली नॉर्मल। आप MRI या CT स्कैन करवाओगे तो आपको उसमें कोई बीमारी, कोई मसला, कोई डिफेक्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ ब्रेन आपके कनेक्शंस का प्रॉब्लम है, बट ये बिहेवियर्स में और डेवलपमेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे को डिले करता है। ऑटिस्टिक बच्चे के बाकी फिजिकल डेवलपमेंट भी लेट नहीं होती, चलना फिरना, बैठना, उठने, खाने के टाइमिंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं। सो जहाँ तक बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन, बट जो मैं रिसर्चर्स के साथ काम कर रही हूँ उसमें डाइट, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल, हमने भी स्क्रीन की बात नहीं की कि ऑटिज़म की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, कुछ लोग मानते हैं नहीं, कि वर्चुअल ऑटिज़म, जो कि बेसिकली स्क्रीन की वजह से किसी नॉर्मल बच्चे को भी इसका शिकार कर सकता है अगर उसका स्क्रीन। मुझे ऐसा लगता है कि किसी नॉर्मल बच्चे को स्क्रीन दे के और जंक और मीठा दे के बिठा दें, ऑटिज़म हो ना हो, बट ही कैन बिहेव लाइक एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। वो पढ़ना लिखना छोड़ देगा, वो गुस्सा भी करेगा, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, वो खाएगा भी लिमिटेड, ठीक है, वो फोकस नहीं देगा, वो टेंशन नहीं देगा, वो इरिटेट होगा। तो ये नॉर्मल बच्चे, क्योंकि मेरे पास ऑटिस्टिक बहन भाइयों जो कि नॉर्मल है बट सिमिलर कंप्लेन के साथ पेरेंट्स आते हैं, बिकॉज पेरेंट्स बिजी हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, बाकी बहन भाइयों की डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है कि दे आर बिजी ऑन स्क्रीन्स, तो वो ऑटिस्टिक नहीं है, बट इवेंचुअली वो बता रहे होते हैं कि यही चीज़ें हम बाकी बच्चों। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी पेरेंट का कोई एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, ऑटिस्टिक है, तो क्या आगे जो बच्चे पैदा होंगे क्या उनके अंदर भी वो चीज़ें आ सकती? जी बिल्कुल, चांसेस है, कॉमन है। आई नो अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ अभी रिसेंटली 2025 में तो आप यकीन करें कि मोर देन 50% पेशेंट्स मैंने वो देखे हैं जिनके 1, 2, 3, इवन के 4 से 5 बच्चे हैं तो वो भी ऑटिस्टिक हैं, बट इंटरेस्टिंगली इनके जेनेटिक टेस्ट इज़ नॉर्मल।
इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल। इसमें ये फिर ज़रूर होता है कि पहला बच्चा ऑटिस्टिक था, आप उसके साथ लगे हुए थे, बिजी थे, फिर मैंने वही बताया। दूसरा था बाय नेचर भी वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया जब पैदाइशी तौर पे ये ज़रूर होता है कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, खाने पीने में भी तंग करते हैं, बैठने में भी तंग करते हैं, बिहेवियर्स में भी ऑटोमेटिकली थोड़े से डिस्टर्ब वो होते हैं। तो और जब आप उसको स्क्रीन ज़्यादा दे देते हो, डाइट में उनके ज़्यादा जंक चला जाता है, मीठा, तो वो बड़ी जल्दी दोबारा से दूसरा तीसरा बच्चा भी। ऑटिज़म बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है, इट्स 4 times मोर कॉमन इन बॉयज़ अमंग गर्ल्स, बट गर्ल्स में सिवियर ज़्यादा है। बॉयज़ में कॉमन है बट सिवियरिटी कम है, गर्ल्स एग्रेसिव ज़्यादा होती हैं। तो थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। असल चीज़ जो समझ में आई है डॉक्टर साहबा कि वो लाइफस्टाइल है जिसमें ख़राबी की वजह से, और जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स भी हैं, पहले 100 में से एक बच्चा था, फिर 50 में से एक बच्चा, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब ये कंडीशन ये इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि यार 26 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। और किसी नॉर्मल बच्चे को भी वो कह रहे हैं कि अगर आप वो स्क्रीन टाइम दे दें, वो उतना मीठा दे दें, तो वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगेगा। तो लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत। लेकिन आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे को नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं, और उसके लिए इंतखाब करना है अपने बेहतरीन डाइट का, उसको टाइम देना है, उसके साथ डील अच्छे से करना है। और फिर डॉक्टर साहिबा तो मौजूद हैं ही, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और इस तरह के बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाती हैं। उनके पास जिंदा मिसालें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रीट किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। और कल जो मामलात हुए आपने देखे ही होंगे, सिटी कोर्ट में जमानत के लिए आने वाले जो यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, उनको वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला और उनके कपड़े शपड़े फाड़े हैं, कुछ उन्हें खराशें वगैरह भी आई हैं बॉडी के ऊपर। यूट्यूबर रजब भट्ट ने तौहीन मज़हब जो है उसके अंदर वो दरख्वास्त ज़मानत केस के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ वकला ने किया, वकला के हमरा सिटी कोर्ट पहुंचे थे अपने वकला के हमरा, लेकिन मुझे इशाल ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ज़रा अंदर से खुशी भी महसूस कर रही हैं, ऐसा है? अच्छा, थोड़ी सी मेरे ख्याल में ट्यूनिंग होने वाली थी, जो कि देखा ना, असल चीज़ मैंने निकलवा ली है, क्योंकि आप बता तो रही हैं लेकिन अंदर से ज़्यादा आपको अफसोस नहीं हुआ। अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ की वजह बन रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर आप जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं या जिस तरह का कंटेंट आप मार्केट में ला रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए भी, लेकिन ये कि कानून कार्रवाई तो होनी चाहिए, हाथ में नहीं लेना चाहिए था, वकला को तरीके से समझाना चाहिए था, रजब भट्ट को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और वो अगर इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनसे सीखते हैं, उनको देखते हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो ब्लास्फेमी वाला मामला, और फिर वकला बरादरी को ओवरऑल कह देना कि ये कीड़े मकोड़े हैं, या ये कुछ छोटे मोटे वकीलों को इस तरह से मुखातिब करना, ये बात ठीक नहीं है। वकला का रिएक्शन आया क्यों है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या शिकायत है? जो सुन रहे हैं किसी की औकात पर बात करना, किसी को इस कैलिबर का कहना, मेरा तो सवाल ये है कि इनका कैलिबर क्या है या इनकी औकात क्या है। मतलब आप अपने गिरेबान में अगर झांके तो दूसरे को इस तरह की गुफ्तगू का आप निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन बहरहाल जिस तरह की गुफ्तगू आपने की है स्क्रीन पर बैठकर, मुहज़्ज़ब नहीं है। और आपको क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग अब आपको पहचानते हैं, और अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी हो तो उसको संभाल कर रखना भी हमारा फर्ज बनता है। और अगर आप अपनी इज्जत संभाल कर नहीं रख पा रहे तो कम से कम दूसरों की इज्जतें तो ना उछालें, दूसरों को इस तरह से ज़ुदुकुब ना करें। वकला ने फिर अपना जो था मामला वो सेटल डाउन कर लिया है, गो के वकला अच्छा, वकला का भी एक मसला पता क्या जुनेद, वकला अल्लाह पर नहीं छोड़ते। हाँ जी, वो कहते हैं कि इससे पहले कि उनका एहतसाब हो या हिसाब हो तो हम ही हिसाब चुकता कर दें। लेकिन इमरान अब्बास ने, अहमद भट्ट ने, जो सेलिब्रिटीज़ हैं मुख्तलिफ, उनकी तरफ से यकजहती का इजहार किया गया। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, दोनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और एक पढ़े लिखे माशरे के अंदर आप उसके जिम्मेदार शहरी हैं, इन्फ्लुएंसर हो या वकला बरादरी हो, दोनों को कानून को हाथ में लेने का। लेकिन जुनेद, वकला बरादरी का एक मामला, ये मसला ये भी है कि वो डिग्रीज तो हासिल कर ली हैं, लेकिन जो एक बिहेवियर है उनका, वो हमेशा से हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे वो अनपढ़ों वाला है। तो थोड़ा सा अगर वो भी अखलाकियात का मुजाहरा करते तो ये तरीक़ाकार हमें नज़र ना आता या इस तरह का रवैया नज़र ना आता। बहरहाल दोनों पार्टियों की तरफ से हम तो यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि भाई अपने अपने रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली लाइए और इंसानियत का मुजाहरा कीजिए, नरमी का मुजाहरा कीजिए और तमीज़ का मुजाहरा कीजिए, ताकि एक दूसरे के शर से सब लोग बचे रहें। हाँ, आगे बढ़ कुछ बात हो जाए नाज़रीन, एक ऐसे मसले की जिसका मर्दों के साथ साथ हम बात कर रहे थे कि अब ख़वातीन भी शिकार हो चुकी हैं और बालों का गिरना ये मामला है। सर्दियों में इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसका हल क्या है और इसको किस तरह से हम गिरने से रोक सकते हैं, इसका तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे स्टाइलिस्ट ने मेरे बाल जिस तरह से बना के यहाँ तक पहुँचा दिए, इतने लंबे बालों को, मुझे भी अब लगता यही है कि मुझे भी कोई ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ेंगी और
कुछ PRP या कुछ सेशन लेने पड़ेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और इन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर तैयबा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तैयबा, पहले तो ये सिर्फ मर्दों का मसला था कि उनके बाल गिर जाते हैं और जो हेयर लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, नज़र आने शुरू हो जाती है स्किन, लेकिन अब ये ख़वातीन के अंदर भी है। एक तो स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करवा के हमने अपने बालों का बेड़ा गर्क करवाया है, दूसरा कुछ जीनियाती मामलात भी होते हैं। कुछ ख़वातीन के जीन्स के अंदर ही पेरेंट्स में, फैमिली में, मदर या फादर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एक एज में आके, तो उनको वो उन मामलात का भी सामना करना पड़ता है। तो तरीक़ाकार क्या है? क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे बालों को बचाया जा सकता है, या फिर अल्टीमेटली हमें PRP या इस तरह की माइक्रो नीडलिंग या डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करवानी पड़ेंगी? बेसिकली एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम्स तब शुरू होते हैं जब हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ओके, ठीक है। अब फीमेल्स में जहाँ तक देखा गया है बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं, HB की कमी है। आपको पता है अल्लाह ताला ने मामलात ऐसे बनाए हुए हैं, डिलीवरीज और एक जो नशोनुमा वाला है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं फीमेल बॉडी की अगर बात करें तो। फीमेल्स में जब भी ये देखा गया हेयर फॉल एक्सेसिव है तो उसकी वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज सबसे ज़्यादा है, जिसमें आयरन की कमी, जिसमें विटामिन स्पेशली विटामिन D की कमी। ठीक है। इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़, PCOS, प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उन सब में भी आपका जब हार्मोन लेवल ख़राब होता है तो हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा। थायराइड भी तो एक एग्जैक्टली थायराइड भी। अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इसमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में, ये सारी चीज़ें मिलकर एक पैकेज बनाती हैं पूरा हेयर फॉल का। तो इस पैकेज से बचने के लिए फिर PRP बेहतरीन तरीका है? अच्छा, PRP से पहले और भी काफ़ी चीज़ें, PRP नो डाउट बहुत अच्छा हेल्प करती है, लेकिन इसके अलावा अब मार्केट में काफ़ी अच्छे स्प्रेज हैं मेडिकेटेड, जो कि जिनके अंदर कुछ ऐसे लाइक मिनॉक्सिडिल और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर फॉल को रोकता है। अच्छा। मगर देखा गया है कि जब तक वो इस्तेमाल करें, सब लोगों को शिकायत है, जब तक इस्तेमाल करें तब तक बड़ा अच्छा है। शैम्पूज़ हैं काफ़ी फॉल, और वो छोड़ें तो सब कुछ गिर जाता है। वो छोड़ें तो फिर वही हालात वापस आ जाते हैं। इसलिए आपको अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, विटामिन का इंटेक अच्छा करना है, डाइट्स अच्छी करनी है अपनी, जंक फूड से आपको हेल्दी फूड की तरफ कन्वर्ट होना है। प्रोटीन इंटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। उससे हमारे बालों की नशोनुमा अच्छी होती है। तो स्ट्रेस ज़रा कम करें, एंटीऑक्सीडेंट लेवल बॉडी में अच्छा होना चाहिए। स्मोकिंग और ये आजकल बच्चे शीशा ये सब जो पीते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके हेल्थ को डिटोरिएट करने में। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाँ, PRP काफ़ी हद तक हेल्पफुल है, क्योंकि उससे आपका ब्लड फ्लो लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब आप इंजेक्ट करते हो PRP को तो आपका ब्लड फ्लो लेवल इंक्रीज़ हो जाता है स्कैल्प में, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मगर जो बाल शेड होके गिर चुका है और उसकी जगह पे दोबारा PRP से वापस नहीं आता, रीग्रो नहीं होगा उससे, रीग्रो नहीं होगा, हेयर फॉल अच्छे से स्टॉप हो जाएगा। तो रीग्रो करने के लिए अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डाइट अच्छी करें। अच्छा, PRP से आप कह रही हैं रीग्रो नहीं होगा? नहीं, रीग्रो नहीं होता, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। ओके। और बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ब्रिटल हेयर्स अच्छे लाइक ताकतवर बाल बन जाता है। मगर रीग्रोथ के लिए अब आ चुकी है स्टेम सेल थेरेपी, एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम भी हर एक के लिए एडवाइजेबल नहीं है। Okay. और लाइक अगर किसी में कार्सिनोमा की फैमिली में हिस्ट्री है तो हम फिर एक्सोसोम्स नहीं एडवाइस करते। कार्सिनोमा कैंसर को कहते हैं। ओके, तो किसी के अंदर किसी भी किस्म का कैंसर है तो एक्सोसोम नहीं करते फैमिली में या उसको, तो फिर हम एक्सोसोम एडवाइस नहीं करते। ओके। ठीक है, क्योंकि अभी ये सारा कुछ ना रिसर्च बेस अभी तक अंडर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस बेसिस पे है। हाँ, अभी तक अंडर प्रोसेस है। तो एक्सोसोम्स के रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे देखे गए हैं, मगर हर एक में नहीं आते। अब मैंने लाइक जैसे अपने कुछ क्लाइंट्स एग्जांपल दे रही हूँ, 80 को किया है जिसमें से 20 को एक्सोसोम्स का रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। अच्छा। तो इसकी नहीं, वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला या वर्स्ट हो गया? नहीं, वर्स नहीं होता। अच्छा, ठीक है। वर्स नहीं होता, मगर Required कुछ results ये भी कहते हैं 0 रिजल्ट है। अच्छा। मगर कुछ कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है। हर एक का एक्चुअली अंडरलाइन कॉज कुछ ना कुछ चल रही होती है। डिपेंड करता है ना कि आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल भी क्या है। अगर आप Genetics अपनी भी डाइट matter और करती हैं, बिल्कुल। सप्लीमेंट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें भी साथ नहीं इंटेक करते और फिर आपका डाइट
स्लीप पैटर्न इस तरह का है, तो फिर वो कहाँ से आपको काफ़ी फैक्टर्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं कि ख़वातीन का आपने बताया कि पूरा पैकेज है, मर्द जो हाथ हैं बालों के इतने गिरने की, और क्या एक सर्टन एज के बाद आपके बाल गिरेंगे ही गिरेंगे? मैंने तो बहुत सारे लोग देखे, अभी हमारे न्यूज़ रूम में एक हमारे खान साहब हैं, उनके बाल वाइट हो चुके हैं, फुल वाइट सर है, लेकिन वो इतना भरा हुआ सर है, इतना भरा हुआ सर है। अनिल कपूर की मिसाल है। बिल्कुल, उनको देख के रश्क आता है। बाल नहीं किस तरह से बाल, हाँ, बहुत संभाला हुआ उन्होंने बालों को। जेनेटिक मामला है या कुछ और? जेनेटिक मामला है बहुत बड़ा ये। अच्छा, नहीं तो लाइफस्टाइल भी तो है। लाइफस्टाइल भी है, उनसे पूछे जरा, कभी मैं स्ट्रेस नहीं लेते, मुझे लगता है वो हैप्पी रहते होंगे अपनी लाइफ में, रॉ चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड पे होंगे, कुछ भी हो सकता है ऐसा। इसके अलावा डायबिटीज़ भी, प्री डायबिटीज़ मैंने बताया, मर्दों में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बालों का गिरना। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल्स का हार्मोन है, यही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉज है हेयर फॉल का। तो इसके कमी की वजह से या इजाफे की वजह से? इसके ज़्यादती की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो मेल्स के लिए तो जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है उसके लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं और बड़ा अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। मेडिसिन में क्या है? मल्टीविटामिन्स हैं? मल्टीविटामिन्स के अलावा जो हम क्लिनिक सेटिंग में दे रहे हैं, जिसमें मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड, कैप्लियो के नाम से आती है, बड़ी अच्छी है वो मेडिसिन, मैंने उसका अच्छा रोल देखा। और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी या लाइफ टाइम होगी? नहीं, स्पेसिफिक टाइम के लिए। कोई साइड इफेक्ट्स इसके? नहीं, ऐसे कोई साइड इफेक्ट। अच्छा, जो स्प्रे की बात कर रही थी आप भी कि बड़े अच्छे स्प्रेज आ गए हैं, तो वो स्प्रेज क्या रिकमेंडेड हैं खातिन के साथ मर्दों के लिए भी? Yes. उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? न्यूट्रास्यूटिकल्स स्प्रेज हैं। अच्छा। जिनके अंदर मिनॉक्सिडिल नहीं है, और ऐसे जैसे पिलोकार्पाइन और इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, तो वो अच्छे हैं। वो फीमेल्स, मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, फीमेल्स भी यूज़ कर सकती है, मेल्स भी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो और हाँ, एक और सबसे बड़ी चीज़, ये जो हमारे शैम्पूज़ हैं, ये जो सल्फ़र से भरे हुए शैम्पू हैं मार्केट में, ये बहुत बड़ा कॉज से फ्री शैम्पू तो मार्केट में बन ही बहुत कम रहे हैं, और अगर वो बन रहे तो फिर वो झाग नहीं बनाते। एग्जैक्टली, वो आपके बालों को ड्राई कर देते हैं। इसीलिए मेडिकेटेड शैम्पूज, बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, एनाग्रो है, पिलीग्रो है, फिर इसके अलावा फॉलेटिन बहुत अच्छा शैम्पू है। ये सारे मेडिकेटेड शैम्पू है, इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों की हेल्थ को अच्छा करते हैं। मैंने जब भी एक्सोसोम तो PRP की है, अपने पेशेंट्स को साथ रिकमेंड किया, लिख के दिया कि प्लीज़ वो मार्केट के फैंसी शैम्पूज छोड़ दें, इसकी तरफ स्विच हो जाएं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एक तो वेदर का भी तो इफेक्ट होता है, सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, फिर डैंड्रफ हो जाता है, उससे भी बाल गिरते हैं, और उससे फिर बचने के लिए क्या किया जाए? यही शैम्पूज का इस्तेमाल, हाँ, मार्केट के फैंसी शैम्पू छोड़ के इन शैम्पूज की तरफ स्विच करना है। अच्छा, और फिर ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग इसको लेके चलें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हमें पता चल गया कि हमारे बाल गिर रहे हैं तो हमें कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए? यस। स्कैल्प टेस्ट होंगे या ब्लड टेस्ट होंगे, और उससे पता चलेगा कि डेफिशिएंसी कॉज है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, या क्या कुछ है? तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें करवा लेने चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा, स्कैल्प का कोई टेस्ट नहीं होता, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आप CBC कराएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल देख सकें। फिर आप विटामिन D लेवल्स कराएंगे, थायराइड लेवल कराएंगे। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि पता चल जाए कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं चल रही हैं, और आएंगी यकीनन। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक हम देखें अगर अपने हमसाए मुल्क को, तो जो उनकी टॉप हीरोइन है, उनके बाल, उनके सर पे तो बाल जैसे हैं ही नहीं है, बहुत कम बाल हैं। आलिया भट्ट को अगर हम देख लें, या फिर कृति सनन को हम देख लें, उनके तो बाल बहुत ही कम हैं। तो इनकी क्या वजूहात है? या इनको ये भी तो मेडिसिन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो फिर ये नेचुरल जितने अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं उन्हीं पर गुजारा करके क्यों चल रहे होते हैं? इसकी क्या वजूहात है? एक्चुअली इतना ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग और ये सब कुछ करने की वजह से कि वो हेयर बेचारा डैमेज हो जाता है। यकीनन वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वरना गंजे हो गए होते अभी तक। तो चल रहे होंगे उनके ट्रीटमेंट, या कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही रहे होंगे। मगर हेयर स्टाइलिंग, ये जो हम लोगों को शौक पड़ा होता है हर वक्त कि हमने स्ट्रीक्स कराना है, आप इमेजिन करें केराटिन, और आजकल एक मैंने एक और नई चीज़ देखी थी, पता नहीं क्या था, बुटॉक्स, कोई स्कैल्प का बुटॉक्स होता है, ये पार्लर्स में होता है, मुझे नहीं पता इसका,
मुझे मैसेज स्कैल्प आते की हैं। शेप बदल जाती है उससे भी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कोई आपको पता होगा शायद। नहीं नहीं, मैं करवाती नहीं। मुझे पता नहीं है, तो सैलून। अरे वैसे ये एक तो आपने बताया कि शैम्पूज का इस्तेमाल वो बड़ा डैमेज करता है, उसकी जगह सोप का इस्तेमाल कर लेना क्या बेहतर होगा? नहीं, उसमें नहीं। केमिकल्स कुछ कम होते हैं। नहीं नहीं, और दूसरा ये जो हम पुरानी माओं को देखते हैं, नानियों दादियों को देखते हैं, वो चंपी करती हैं और वो कहते हैं कि उसके बड़े फ़ायदे होते हैं, तो ये हेयर ऑयलिंग से कितना फ़ायदा होता है? नहीं हेयर ऑयलिंग से कोई फायदा कोई फ़ायदा नहीं, ना करें, सब अच्छा, बेकार। जब हम अपनी मेरी आपा घर में जो मेरे साथ होती थी आया, वो कहती थी कि बाजी हम तो ना जो कपड़े धोने वाला साबुन है उससे बाल धोते थे, और आपा और के उनके बड़े बाल अच्छे बड़े भी घने थे। होते हैं, अच्छा, उनके आपा के बाल टूटते बड़े भी नहीं अच्छे भी थे, और मैं बड़ी हैरान होती थी कि आपा इससे तो बाल में एक दिन में गंजी हो जाऊंगी, जो तरीका कार आप बता रही हैं। तो क्या ये वाकई नेचुरल जितना आप रहेंगे उतने ही आपके बाल सेफ रहेंगे? मेडिकेटेड शैम्पू से साबुन पे अगर आया जाता है, या फिर उससे भी नीचे जैसे आंवला, रीठा और सिकाकाई को लोग घर में ही बॉयल करके और उसका एक खुद शैम्पू बनाते हैं घर के अंदर, क्या वो बेहतरीन रहेगा? अगर मेडिकेटेड भी नहीं और महंगे शैम्पूज भी नहीं आपने ख़रीदने, तो क्या ये जो रीठा, आंवला और सिकाकाई का घर में बनाया जाता शैम्पू वो सही रहेगा, क्योंकि वो तो सल्फेट फ्री भी है, केमिकल फ्री भी है? अच्छा, मैं वैसे कोई इतने हक में नहीं हूँ ना ऑयल के ना इन सिकाकाई वगैरह के, लेकिन मेरा ख्याल है जो आप बात करी ना आपा की, उस दौर में ना ये लोग स्ट्रीक्स और नैनो प्लास्टीज जो आजकल बालों की चली हुई, ये नहीं कराते होंगे, ये डाई भी नहीं कराते होंगे। मेरे हाथ से शायद मेहंदी ही कुछ मेरे हाथ से पुराने वक्तों में लगती थी, तो इसलिए उनके बाल सेफ रहे हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाइज और स्ट्रीक्स कराए, एक वो ट्रेंड चला होता है ना, तो इन चीज़ों से अगर अब मैंने अब देखा है कि केराटिन, ये जो कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लें, पार्लर्स वाले कहते हैं आपके बाल तो ठीक हो जाएंगे, सीरियसली बहुत वर्स हो जाते हैं। लास्टली बता दें, मल्टीविटामिन कौन से इस्तेमाल करें अपनी डाइट में ताकि आपके बाल मजबूत हो, स्किन बेहतर हो? काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। मैं आप सिर्फ वो उनका नाम ले रहे हैं, ब्रांड नाम ना लूँ, नाम ना लीजिए, आप कौन से विटामिन? जो मल्टीविटामिन होता है इसका मतलब ये है कि उसमें कॉम्बिनेशन है विटामिन। ठीक है, वो क्या कॉम्बिनेशन? ठीक है, उसमें विटामिन ए भी है, विटामिन बी सीरीज हैं सारी, विटामिन सी की कॉम्बिनेशन है, आयरन है, जिंक है, सेंट्रोबायोन। बहुत और अच्छा। जुनेद, मेरा मशवरा ये है कि जो आपके बोझ भारी ना पड़े आपकी पॉकेट पे, आप वो ले लें जो जेब मतलब अफोर्डेबिलिटी है। 30s के बाद मेल्स और फीमेल्स को मल्टीविटामिन जरूर लेने चाहिए। और इसके अलावा विटामिन डी के कैप्सूल अब आ गए हैं ओरल इनटेक के, आप अपने डॉक्टर के मशवरे से महीने में एक दफ़ा उसको ज़रूर लें। और जुनेद क्योंकि अभी 30 के नहीं हुए तो इनका भी टाइम बहुत लंबा पड़ा अभी आप अच्छा आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गिरेंगे, मौजूद थी। उन्हें बचाना कैसे है तरीका आपने जान लिया। कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की। सैमुअल की अंडर 19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाने वाला जो मैच था वो बारिश की नजर हो गया है और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मिंग थी। 50 ओवर्स में 355 रन बनाए, लेकिन जिम्बाब्वे को खेलने का मौका ही नहीं मिला, तो एक पॉइंट मिल गया दोनों को। बिल्कुल जी, दोनों को एक पॉइंट तो मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से सुमीर मनहास ने शानदार 142 रन, जबकि उस्मान खान ने जारहाना अंदाज में 121 रन की इनिंग्स खेली है। तो हमारे जो बल्लेबाज थे वो सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमें एक पॉइंट ना भी मिलता तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी थी माशाल्लाह से। हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे चौधरी साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ही से जानेंगे कि आखिर हमारी अंडर 19 जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, बड़ी फॉर्म में नजर आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजरे बद से इन्हें बचाए, इनके ऊपर से कोई मिर्ची शिर्ची वार देनी चाहिए और इनसे कोई सीखना भी चाहिए ना नेशनल टीम को, वो बेचारे नेशनल टीम में अभी इनके लिए मैं हमेशा इनके बारे में कहता हूँ दिल्ली दूरस्त। वो ये है कि नेशनल टीम तक इनके अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों का जाना ना, एक दो प्लेयर्स आपको वहाँ तक पहुँच पाएंगे और बाकी प्लेयर्स डिस्कार्ड हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह 2 रोज़ पहले मोहसिन नकवी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा फोकस ही अंडर 19 और शाहीन्स हैं, तो इनको ताकि इनको इतना ग्रूम करें ताकि ये नेशनल टीम तक आते हुए पूरी तरह हो। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक जो खुशाइंद बात है कि इन प्लेयर्स को अब स्टेपन दिया जाएगा। जब इन प्लेयर्स के लिए माली आप मामनत करेंगे तो फिर ये है कि ये किसी और तरफ नहीं जाएंगे कि अंडर 19 से जैसे ही ये क्रिकेट से बाहर होते हैं ना, फिर इनके लिए क्रिकेट बचाना मुश्किल हो जाता है जी। तो फिर बहुत सारे प्लेयर डिस्कार्ड हो जाते हैं, फिर शाइन में जगह नहीं बनाती तो वो फिर इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरह एशिया कप जीता, भारत को शिकस्त दी फाइनल में, और बहुत बड़ा वहाँ पर भी आपको पता 347 रन्स बनाए थे पाकिस्तान ने, पहाड़ था और वो पहाड़ था रन्स का। और अब जिम्बाब्वे के दौरे पर है तो वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम के ये जो शाहीन है, इनका इत्मीनान जो बढ़ चुका है ना एशिया कप जीतने से। अब वो 3 मुल्की सीरीज ये मुकाबले फाइनल में किसको देख रहे हैं आप, क्योंकि कल वाला मैच भी बारिश की नजर हो गया, वरना मैच तो हमारे हाथ में ही था। देखिए जी, अफगानिस्तान टीम भी अच्छी है, जिम्बाब्वे होम टीम है,
वो भी अच्छी है, किसी के साथ भी आ जाए। ये असल बेसिकली ये जो टूर है ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इधर ही अब खेलना है, और क्योंकि पाकिस्तान टीम ने वापस तो आना नहीं, तो वहाँ पर असल इम्तहान पाकिस्तान अंडर 19 टीम का होगा, जब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, जनूबी अफ्रीका के साथ खेलेंगे, श्रीलंका या दीगर जो न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें उनके खिलाफ जब ये खेलेंगे और इस तरह का परफॉर्म करेंगे, तो फिर तो ये हमारे जो शाहीन है तो फिर इनका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन और ताबनाक है। बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब मौजूद थे। वक्त की कमी है नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।